कैसे हो दोस्तों, ये है हमारा लेक्चर 5 मैथमेटिक्स के लिए और ये लास्ट लेक्चर है। हमारा टारगेट है एडीज 2025 और अभी तक हमने पूरी 11th की मैथ कवर कर लिया है, 12th का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। ठीक है, तो हमने जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, जहाँ कंसेप्ट की हमने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं, जहाँ जो भी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो 10+2 लेवल का है, तो हमें बेसिकली 10+2 की पूरी NCERT ही कवर करनी है। तो मैं सारी चीज़ें तुम्हें बता चुका हूँ। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें बस मॉक टेस्ट वगैरह लगाने हैं और प्रीवियस ईयर के बस 22 एंड 23 के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं। और जो भी क्वेश्चंस वगैरह के अंदर डाउट आते हैं, मॉक टेस्ट में डाउट आते हैं, उसके लिए एक ग्रुप बना रखा है जिसकी लिंक नीचे आ रही होगी। ठीक है, उस पर तुम चले जाओ, वहाँ पे मतलब और भी हैं तुम्हारे जो कलीग्स हैं, मतलब साथ के बंदे हैं जो वहाँ पे मतलब क्वेश्चंस वगैरह डाल रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी लोग। ठीक है, तो तुम भी साथ में कर सकते हो। कोई भी डाउट आ रहा है, सभी तरह की हेल्प वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो कोई डाउट वगैरह नहीं रह रहा है। तो अब हमारा लास्ट लेक्चर है और हम एक लास्ट अपना जो हमारा मैथ का पार्ट है उसे कवर करेंगे। उसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब इंटीग्रेशन क्या चीज़ है? देखो, डिफरेंशिएशन जैसे एक स्लोप को, पूरे कर्व को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है, हर एक पे टेंजेंट्स हम निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे डिफरेंशिएशन तोड़ रही है, तो इंटीग्रेशन एक तरह से सम से निकला हुआ है जहाँ हमें जोड़ना होता है। ठीक है, तो जैसे पूरा कोई कर्व होता है, ठीक है, जैसे एक कर्व है, तो इसका क्या है कि अगर ये y है और ये x है, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इन सबको ऐडअप कर देते हैं हम, तो y dx, और ये पूरा कि यहाँ से यहाँ तक ऐडअप कर दो, तो इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन बेसिकली हमें एरिया देता है और इसी के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर वेलोसिटी और टाइम में अगर हम ग्राफ बना दें तो ये एरिया हमें क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमें इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए। ये क्या है कि डिफरेंशिएशन जिस भी तुमने फंक्शन का करा है, तो उसका उल्टा कर दो, उसे वापस से उसी फंक्शन में ले आओ, तो उसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं xn का डिफरेंशिएशन बोलूँ तो होता है nx n-1। ठीक है, तो अब ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अगर इसका इंटीग्रेशन तुम करोगे तो वापस से यही आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे होता है? इसका फॉर्मूला है xn होता है xn+1 डिवाइड बाय n+1। तो यहाँ n हो गया, xn का क्या होगा? x n-1+1 करोगे और नीचे करोगे n-1+1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n रह जाएगा और यहाँ पे भी n रह जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर n आ जाएगा, तो वापस से ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखना है जो कि इंटीग्रेशन के है। ठीक है, तो xn का फॉर्मूला होता है xn+1 n+1 प्लस c सम कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए हम इसे यहाँ पे ये कांस्टेंट हमें लिखना जरूरी है। इंडेफिनिट क्या है कि ये c कांस्टेंट कुछ भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको करते हैं। जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि c किस तरह से रिमूव होता है। अभी एक और चीज़ हमें याद रखनी है, कई बार बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ जाता है कि इंटीग्रेंट क्या होता है। तो जिसको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो उसे हम इंटीग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, INTEGRANT इंटीग्रेंट। ठीक है, तो कई बार फिर बोलोगे सर ने बताया नहीं था ये, तो इसका ये होता है, अगर 1 है यहाँ पे तो उसका x हो जाएगा, cos x का sin x हो जाएगा, क्योंकि उल्टा तुम याद रखना है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का sin x हो जाएगा। ऐसे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, sin x का माइनस cos x हो जाएगा। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा। cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर x, तो cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec x tan x तुम्हें देगा sec x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x cot x, तो cos x cot x तुम्हें देगा माइनस cos x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। ठीक है, तो इंटीग्रेशन तुम्हें क्या दे देगा? वापस से साइन इनवर्स x दे देगा। और इसी में अगर माइनस होता है तो हमें cos मतलब cos इनवर्स x मिलता है, तो यहाँ पे क्या है, इसी को तुम माइनस cos इनवर्स x भी लिख सकते हो। ऐसे हमने tan इनवर्स x का पढ़ा था 1/1 x², तो इसका इंटीग्रेशन हमें ये दे देगा। इस तरह से ही माइनस में cot इनवर्स x के बराबर होता है। और ये हमारा sec इनवर्स x है, ये x² - 1 है, x² - 1 माइनस cos इनवर्स x के इक्वल भी होता है। ex का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x ही होता है। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। a⁴x होता है a⁴x डिवाइड बाय log a, जैसे कि a⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ax log a। ठीक है, तो इसका ax का इंटीग्रेशन होगा ax बाय log a प्लस सम कांस्टेंट। तो ये सारे फॉर्मूले तुम्हें A to Z याद होने चाहिए। अभी आगे जितने फॉर्मूले मैं बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज ही हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलाज को तुमने पहले भी पढ़ा है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नया तुम्हें याद करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। पूरे ही इंटीग्रेशन के अंदर तुम इसे यूज़ करोगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। अब हमें यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x² होता है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे tan इनवर्स x को t बोल दें, तो इसका डिफरेंशिएशन जब तुम करोगे तो हो जाएगा 1/1 + x²। ठीक है, और dx तुम इसे लिख सकते हो इक्वल टू dt, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, या फिर तुम इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे dt/dx, क्योंकि ये तो x की फॉर्म में ही है, तो यहाँ से भी dt क्या हो जाता? dx हो जाता।
तो अब ये पूरा 1/x² dx ये क्या हो जाएगा, dt के इक्वल है और tan इनवर्स x की जगह लिख दोगे t, तो sin t dt। अब तुम्हें sin t का तो पता ही है, माइनस cos t होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब t की जगह बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस cos tan इनवर्स x प्लस c, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन इसका। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हैं। तुम्हें बस देखना होता है किसका किसके फॉर्म में डिफरेंशिएशन बैठ जाएगा, तुम्हें बस सब्स्टिट्यूशन करना है t का और तुम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर तुम यहाँ पे देखोगे sin x cos y की फॉर्म है, तो हम इसे तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें sin x का अलग से पता है, cos x का अलग से पता है, तो इसे हमें तोड़ना पड़ेगा। तो हम कौन सी यूज़ करेंगे, 2 sin x cos y होता है हमारा sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1/2 से डिवाइड 1/2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1/2 2 sin 2x cos 3x, ठीक है, dx। अब इसे ब्रेक कर लोगे, 1/2 तो बाहर रहेगा, ये हो जाएगा sin x प्लस वाई हो जाएगा 5x प्लस sin 2x माइनस 3x हो जाएगा माइनस x, तो आएगा यहाँ पे माइनस का sin x आ जाएगा dx। अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, sin 5x का हो जाएगा माइनस cos 5x डिवाइड बाई 5, और इसका हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा cos x, ठीक है, और ये 1/2 बाहर चल ही रहा है, ठीक है, dx। तो इस तरह से तुम सॉल्व कर सकते हो। तो बस तुम्हें बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना है कि तुम्हें इसे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, जिससे तुम आसानी से सॉल्व कर सको, उस फॉर्म में तुम्हें लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, देखो अब ये तुम्हें कुछ आइडेंटिटी यहाँ पे दिख रही होंगी, ये तुम्हें सारी की सारी याद रखनी है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हमने सॉल्व किए और हमने एक साथ ही निकाल लिया, तो हम बार बार सॉल्व नहीं करना चाहेंगे इन्हें, ठीक है, एक ही बार से हम याद रख लेंगे क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे देखो tan x dx क्या होता है, log sec x प्लस c होता है, ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन log sec x, cot x का log sin x, sec x का log sec x प्लस tan x, cosec x का log cosec x माइनस cot x। अगर इस फॉर्म में कोई भी इंटीग्रेशन होगा 1/x² माइनस a² dx, तो ये होगा 1/2a log x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a। ये तुम्हें एज इट इज याद रखना है भाई, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। 1/x² प्लस a² तुम्हारा होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, 1/√x² माइनस a² log x प्लस √x² माइनस a², 1/√a² माइनस x² होगा sin इनवर्स x अपॉन a, 1/√x² प्लस a² होगा log x प्लस √x² प्लस a²। अब इनका देखो यूज़ कैसे है। अगर इस फॉर्म में तुम्हें कभी गिवन हो गया कोई इंटीग्रेशन तुम्हें करना है, या फिर खाली इस फॉर्म में है 1/ax² प्लस bx प्लस c, तो तुम इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, इसमें होता है ax² है तो a हम कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस b बाई a x प्लस c बाई a, इस तरह से बन जाता है। अब क्या है, जो x के साथ वाला कोफिशिएंट है इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, x² प्लस b बाई ax। अब इसके हाफ का b बाई 2a स्क्वायर हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब ये क्या है, ये पूरा होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे तुम इसे लिख सकते हो प्लस c बाई a माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो। अब ये पूरा का पूरा क्या है, इसे तुम किसी के स्क्वायर से कंपेयर कर सकते हो, और ये पूरा का पूरा x प्लस b बाई 2a को t लिख दोगे तो t स्क्वायर से कंपेयर कर सकते हो, और ये सब कोफिशिएंट तो कांस्टेंट ही है, तो 1/t √t² प्लस k² की फॉर्म आ जाएगी, और t की जगह यहाँ पे x है, तो तुम इन फॉर्म में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो इन्हें, ठीक है। अगर इस फॉर्म में तुमने कन्वर्ट कर लिया है उसे, उसका तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे जो भी है आगे, और तुम डायरेक्टली बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक तो तुम्हें इसके लिए तुम इस तरह से कन्वर्ट करोगे इसे और ये फॉर्मूलाज यूज़ करोगे। दूसरा, अगर px प्लस क्यू और डिवाइड में इस तरह से है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे जो ये px प्लस क्यू है इसे कंपेयर करना है डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब a कोई भी कोफिशिएंट तुम्हें लिखना है a डी बाई डी एक्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस b, ये तुम्हें करना है। अब यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन लेना है, हो जाएगा हमारा 2ax प्लस b। अब क्या है कि यहाँ पे x के कोफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर करने हैं और हमारे मतलब जिस भी तरह से, ठीक है, तुम्हें कुल मिला के a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें इस वाले को, ठीक है, px प्लस क्यू को तुम्हें इन फॉर्म में डिवाइड करके लिख देना है, तो एक तो हो जाएगी 1/this एंड एक हो जाएगी दिस फॉर्म। तो तुम सब्स्टिट्यूशन करके फिर से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये जो होगा px वाला फॉर्म हमारा, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो कुल मिला के तुम्हें px प्लस क्यू की जगह
ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देना है, जब ए और बी की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी फिर तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसके अंदर क्या है, देखो इस फॉर्म में अगर तुम्हें गिवन है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो ए और बी कुछ कॉन्स्टेंट है कैपिटल वाले, तुम इस फॉर्म में से लिख सकते हो ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी। इसमें क्या है कि जो तुम इस फॉर्म में लिख दोगे तो मैं फिर कंपेयर करना है पी एक्स प्लस क्यू को, जो भी ऊपर आएगा इधर से, और ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस फॉर्म में आ जाएगा तो तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 1/x माइनस ए को टी मानोगे तो log टी हो जाएगा सिंपली, तो ये ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसलिए इसे तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अगर x माइनस ए का स्क्वायर है नीचे तो ये x माइनस ए का स्क्वायर, तो इस फॉर्म में लिख सकते हो। अगर ऐसा कुछ है तो a बाई एक्स माइनस ए, बी बाई एक्स माइनस बी, सी बाई एक्स माइनस सी। अगर ऐसा कुछ है तो a बाई एक्स माइनस ए, बी बाई एक्स माइनस स्क्वायर, सी बाई एक्स माइनस बी। इसे डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। इस फॉर्म में है जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हम, तो इसे हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तुम्हें याद रखना है कभी भी तुम सॉल्व कर रहे हो ना, तो जो ऊपर जो x की पावर है वो हमेशा, अगर m है और नीचे x की पावर n है, तो m हमेशा लेस देन रहे n से। ठीक है, अगर इक्वल दे रखी है ना दोनों के अंदर, तो उसे 1 प्लस करके कुछ भी कर दो, सॉल्व करो कि ऊपर कम हो जाए पावर नीचे से। ठीक है, तभी सॉल्व करो, तभी वो सही से होगा। मैं एक एक बात जो बोल रहा हूँ उसे नोट करते चलो, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट ही बोल रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, ये आइडेंटिटी तुम्हें याद रखनी है, इन पे क्वेश्चन बन जाता है। मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका अगर तुम्हें निकालना है तो ये सब जगह सेम सही है। ठीक है, x/2 उसका इसी को लिख दो। अब बस जहाँ पे बस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की टर्म्स में जब आएगा तब यहाँ माइनस लिखना है तुम्हें, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एक याद रख लो फिर सारी याद हो जाएंगी। अगर ये वाला तुम्हें याद है, बाकी समय प्लस आएगा यहाँ पे, और इसकी जगह पे ये लिखा जाएगा, इसकी जगह पे ये लिखा जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म्स में आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर बाई 2 लॉग, ये सेम ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर एक आइडेंटिटी तुम्हें याद है तो तुम थोड़ा सा आपस में कोरिलेट करके याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी तुम्हें याद होनी चाहिए। कई बार क्या है, डायरेक्ट इस पे लिखा हुआ होगा और तुम्हें एकदम से सॉल्व करना होगा, तुम्हें बस जस्ट एकदम सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू और आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो ये सारे ही फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके अंदर क्या है कि देखो कोई भी दो फंक्शन है हमारे पास u v, ठीक है, और तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, पहले वाले फंक्शन को ऐसे लिख दोगे, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है दोबारा से, और उस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, प्लस सी सम कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ठीक है, इससे क्या है कि जैसे अगर तुमसे बोल दे कि log x का हमारा इंटीग्रेशन तुम्हें करना है, ठीक है, तो तुम किस तरह से करोगे, log x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे। यहाँ पे तुम्हें क्या है, पहला जो फंक्शन है हमारा, इसमें पहला और दूसरा तुम्हें इमेजिन करना होता है, u और v तुम किसे मानोगे। तो हम log x को फर्स्ट मानते हैं, इस वाले को सेकंड मानते हैं, तो log x को हम लिख सकते हैं log x मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखना है, दूसरे का इंटीग्रेशन करना, 1 का x हो जाएगा, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1/x, दूसरे का इंटीग्रेशन x, इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x log x, माइनस ये 1 हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, प्लस c। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन log x का। तो इस तरह से तुम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को लगा सकते हो, दो फंक्शन दिए हो तो उन्हें इस तरह से कंटिन्यूसली करके तुम लगा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स, लेकिन उससे पहले मैं एक फॉर्मूला और तुम्हें बता देता हूँ, एक्सपोनेंशियल x f(x) प्लस f'(x)। अगर इस फॉर्म में कोई फॉर्मेट में अगर तुम्हें मिल जाता है इंटीग्रल, तो वो इक्वल टू होता है एक्सपोनेंशियल x f(x) के प्लस c। ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है इसका। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, एक्सपोनेंशियल x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तुमसे बोल दें इसका इंटीग्रेशन करो, तो डायरेक्ट लिख देना एक्सपोनेंशियल x tan इनवर्स x प्लस c, क्योंकि ये क्या है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो अगर इस फॉर्म में होगा तो तुम्हें डायरेक्ट में आना चाहिए फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं। ये जो पढ़ रहे थे हम अभी तक इंडेफिनेट थे, इसके अंदर एक कांस्टेंट c आ रहा था। इसमें क्या है कि हमने कोई एक रेंज नहीं दी कि किस हम इसके अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे थे। अब हम बोल रहे हैं कि हम पर्टिकुलरली, अगर ये हमारा f है यहाँ पे y और ये x है, तो हम बोल रहे हैं कि पर्टिकुलरली a से लेके b तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इस फंक्शन को, तो f(x) dx हमें निकालना है, कहाँ से, a से b तक। तो इसे हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। इसके अंदर जैसे मान लो इंटीग्रेट करने के बाद कुछ f(x) आ गया ये वाला, ठीक है, तो तुम्हें बस क्या करना है, a से b तुम्हें लिमिट रख देनी है, पहले b रख देना है इसके अंदर, जो भी आएगा माइनस fa कर देना। ठीक है, ये तुम्हें देगा इसकी वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रल की। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो तुम्हें याद रखनी है, इन प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे क्वेश्चन बनेंगे,
और क्वेश्चन भी मैं एक दो बता दूंगा तुम्हें कितने कैसे कैसे हैं, बाकी तुम्हें खुद से तुम सॉल्व करोगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए से बी है, एक्स डी एक्स है, तो उसे टी की फॉर्म में भी तुम लिख सकते हो, फिर दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा एफ टी डी टी के ए से बी लिमिट। ठीक है, वहीं ए से बी एफ एक्स डी एक्स है तो जैसे तुम बी से ए लिख सकते हो लेकिन साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, ए से बी है तो ए से सी और सी से बी भी तुम इसे लिख सकते हो कि मतलब 1 से 3 तक है तो 1 से 2 और 2 से 3 भी तुम इस रेंज में से ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, इंटीग्रल को। नेक्स्ट है ए से बी लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स, तो इसे तुम एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तुम्हें प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी से ये बनी है क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि ए प्लस जीरो माइनस एक्स एक तरह से यही है। ठीक है, नेक्स्ट है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स होता है हमारा 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखोगे कि अगर एफ एक्स हमारा एफ 2a माइनस एक्स के इक्वल है तो 0 मतलब 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा एफ एक्स यहाँ पे माइनस एफ 2a माइनस एक्स के इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो अगर एफ एक्स हमारा एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन कब बोलेंगे जब एफ माइनस एक्स इक्वल टू हो रहा हो एफ एक्स के, तो ये लिखा जाएगा 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। लेकिन अगर ये ऑड फंक्शन है मीन्स एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी 0। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तुम्हें पता होना चाहिए। और इनका भी तुम्हें ये सारी ही पता होनी चाहिए जो भी है, सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल दूँ, ये पहला वाला है हमारे पास एक्स साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे एक्स और साइन एक्स दो अलग अलग फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं यहाँ से ये एक्स नहीं होता तो हम थोड़ा सा कोस एक्स को टी मान लेते और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन एक्स को अगर हम हटाना चाहें तो कैसे हटा सकते हैं, देखो 0 to पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 0 to a, तो हो जाएगी एफ ए माइनस एक्स। तो कैसे मैंने आई बोल रखा है तो आई इक्वल टू हो जाएगा 0 to पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसे खोल लो, 0 to पाई पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, और ये माइनस कोस एक्स देगा लेकिन स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसी को यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो इसे अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक हो जाएगा हमारा 0 to पाई पाई साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। एक हो जाएगा माइनस एक्स 0 to पाई, दो अलग अलग लिमिट खोल ली हमने, एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये क्या है, वापस से तुम्हें यही मिल गया फर्स्ट वाला, तो इसे हम आई बोल देंगे। तो दिस माइनस आई, और आई इधर भी है तो 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 to पाई पाई साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो इस इंटीग्रल को तुम सॉल्व कर सकते हो जैसे हम पहले पढ़े हुए हैं हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कोस एक्स को t मानोगे और ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो उससे तुम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो और तुम इस इंटीग्रल को निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आगे तो ईजी है इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इसे। तो ये बेसिकली ये चीज़ थी कि यहाँ से एक्स को कैसे हमें हटाना है, तो प्रॉपर्टी की हेल्प से इस तरह से हमें हटाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है साइन 5x कोस 4x। ठीक है, अब तुमसे बोल देंगे कि इसे इंटीग्रेट करो, तो ये तुम देख के तुमसे छोड़ दोगे क्वेश्चन कि भाई कुछ हार्ड सा लग रहा है। लेकिन अगर तुम यहाँ देखोगे कि -1 to 1 लिखा हुआ है तो यहाँ ऐसा हो सकता है किसी प्रॉपर्टी का यूज़ हो जाए, तो तुम्हें ये दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे तुम -x रखोगे तो क्या निकल के आएगा, अगर एफ एक्स हमारा ये है साइन 5x कोस 4x। ठीक है, एफ माइनस एक्स क्या है यहाँ पे, तो साइन माइनस एक्स देता है हमें, तो ये ओड में है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 5x। ऐसे ही यहाँ पे ये है तो ये तो cos 4x ही रहेगा। तो f माइनस एक्स आया ये, और ये क्या है हमारा पूरा पूरा fx, तो माइनस एफ एक्स के इक्वल है। तो ये क्या है हमारा ओड फंक्शन है, और ओड फंक्शन में जब -a to a लिमिट होती है तो ये क्या रहता है 0 रहता है, तो इसकी इंटीग्रल की वैल्यू है 0। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा ये, अब इसे हम क्या करेंगे, पहले से कोई भी tan की फॉर्म में होगा उसे कोस और साइन की फॉर्म में तुम्हें कर लेना है। तो इस साइन बाई कोस हो जाएगा, कोस ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट कोस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, अगर π/3 π/6 को तुम ऐड करोगे तो π/2 बनता है। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगा दूँ
ए प्लस बी माइनस एक्स, तो कोस का साइन हो जाएगा, यहाँ कोस का साइन हो जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा, तो नीचे का सेम रहेगा, ऊपर साइन बन जाएगा। तो एक हमारे पास ये कुछ होगा, दूसरा आई हमारा क्या हो जाएगा 5/6 5/3 अंडर रूट कोस ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोस 5/3 5/6 हो जाएगा 5/2 माइनस एक्स डिवाइड बाय यही चीज़ यहाँ पे होगी, यही चीज़ यहाँ पे होगी, तो कोस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे भी साइन एक्स हो जाएगा, तो अंडर रूट साइन एक्स। अब देखो ये भी आई है, ये भी आई है, दोनों को ऐड कर दो तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ऊपर नीचे सेम हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा π-6 π/3 1 dx, इसका आएगा x, तो x की उसके बाद हम इसे लिमिट में रख देंगे π/6 π/3, तो ये हो जाएगा π/3 माइनस π/6, ये क्या हो जाएगा 3 2 2 π/6 आ जाएगा आंसर इसका। तो π/6 होगा यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू i इक्वल टू π/6। तो इस तरह से तुम्हें सॉल्व करने आने चाहिए, बाकी तुम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें और आइडिया लग जाएगा। एक बार क्वेश्चन से गो थ्रू कर लोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा किस तरह के इंटीग्रेशन आ रहे हैं। बाकी मैंने तो तुम्हें बता दिए, जितने फॉर्मूले अभी तक इसके अंदर बताया उससे अलग तो कुछ फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो इंटीग्रेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हमारे पास है एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन की बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें बेसिकली जो एग्जाम में आएगा वो बस एरिया निकालने के लिए आएगा। तो तुम्हें एरिया समझना है किस तरह से हम इंटीग्रेशन से एरिया निकालते हैं। देखो बहुत बेसिक सी चीज़ है, कोई भी एक हमारा कर्व है, ठीक है। अब यहाँ पे हर पॉइंट पे y डिफाइंड है, fx है अगर हमारा, ठीक है, तो हमने y डिफाइन कर रखा है, किसी भी x वैल्यू पे हमें y पता है, ठीक है। अब पर्टिकुलर अगर तुम्हें एरिया निकालना है इतने रीजन का, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, इसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दोगे, बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में, जहाँ पे ये वाली हमारी विड्थ होगी dx होगी, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे तुम मान सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे y आ रहा है इस पॉइंट पे, तो y dx तुम्हें क्या देगा, इस छोटे से जो हमारा ये रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया दे देगा। अब इसे अगर मैं सभी मतलब हर पॉइंट पे मुझे y की वैल्यू पता है, इस फंक्शन से डिफाइन हो रही है हर पॉइंट पे, तो यहाँ y की जगह मैं fx रख दूँ और dx कर दूँ और इसे इंटीग्रेट कर दूँ सारे पॉइंट। इंटीग्रेट का मतलब क्या, सारे एरिया को ऐड करना है बस, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे बस ये साइन दिखा रहा है कि हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, a से b तक, किसी भी पॉइंट से b तक। तो ये क्या है, मुझे टोटल एरिया दे देगा भाई। यही कंसेप्ट है जो तुम्हें पूरा पूरा यूज़ करना है। जैसे हमारे जो सर्कल वगैरह का एरिया है वो सब इसी फॉर्मूले से निकलता है, πa² जो होता है पाई रेडियस का स्क्वायर, ये इसी उससे निकल के आता है। जैसे हमारे ये सर्कल है जिसकी रेडियस a है और सेंटर हमारा 0 0 है, तो ये हमारा a0 होगा और ये हमारा x0 ya होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम वही करते हो, कहीं पे एक हमने इस तरह से डाला, तो हमें क्या है कि अगर हम इसका एरिया निकाल दें, ठीक है, एक क्वार्टर का, तो हमें क्या है 4 मल्टीप्लाई करके पूरा मिल जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका जो फंक्शन डिफाइंड है वो ऐसे डिफाइंड है, इक्वेशन पता होनी चाहिए कर्व की बस। यहाँ से y² क्या आ जाएगा, a² माइनस x², y हो जाएगा अंडर रूट a² माइनस x², ठीक है। तो हर पॉइंट पे हमें y पता है कि y की वैल्यू क्या है, तो हमें बस dx करना है। तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा इंटीग्रेट 0 to a, y है हमारा अंडर रूट a² माइनस x² dx, ठीक है, ये हो गया। अभी मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था, अगर तुम्हें ये याद होगा तो इसका फॉर्मूला था x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन वर्स x/a, यही फॉर्मूला था। अब इसके अंदर सबसे पहले a रखेंगे फिर 0 रखेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा a/2, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे साइन वर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है, तो a²/2 मल्टीप्लाई π/2, और जब तुम 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो साइन वर्स 0 भी 0 ही होता है। तो बेसिकली इस सब का 0 का कोई मीनिंग नहीं है, तो यही हमारा रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, πa² डिवाइड बाई 4 आ गया, ये इसका एरिया आ गया। अब पूरे का एरिया क्या है, 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिल गया, πa² मिल गया। देखो इस तरह से ये फॉर्मूला आया था हमारे सर्कल का है कि पाई रेडियस का स्क्वायर। तो इस तरह से तुम एरिया किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ी कुछ चीज़ें कि किस तरह से आ सकती हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहले तो हमारे पास, और खाली यही नहीं कि तुम y dx करोगे, तुम x dy भी कर सकते हो। जैसे हमारा ये है, ये सर्कल है, तो अभी हमने क्या किया था, y पे किया था, हम यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल सकते हैं और हम इसे बोल देंगे ये dy है और ये x है। तो अब क्या है, यहाँ पे हमें x की फॉर्म में y को डिफाइन करना पड़ेगा। x² क्या है, a² माइनस y² और x क्या हो जाएगा, अंडर रूट a² माइनस y²। तो अब हर एक y पॉइंट पे हमारा x डिफाइंड है,
तो अब क्या हो जाएगा एरिया, अब हो जाएगा एक्स डी वाई। और तुम यहाँ से कोई भी एक रेंज डाल सकते हो, उस रेंज को जब तुम लिमिट यहाँ पे रखोगे ए से बी, तो तुम्हें पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। तो वाई डी एक्स करो चाहे एक्स डी वाई करो, तुम्हें सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो अब कुछ देख लेते हैं हम, जैसे हमारा ये फंक्शंस है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। इन्हें हम थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं किस तरह से हमारे ग्राफ बनेंगे। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये किसके लिए होता है हमारा, इस तरह से कर्व बनता है हमारा, ठीक है। ये है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहीं पे वाई स्क्वायर अगर एक्स, ये वाला किसका बनता है, ये बनता है इसके लिए, ठीक है। अब देखो इस तरह से दो कर्व है, तुमसे बोल दिया जाए कि इसका एरिया निकालो इस पर्टिकुलर रीजन का, कैसे निकालोगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालो, इस पूरे एरिया में से अगर इस वाले एरिया को हम माइनस कर दें तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि दो फंक्शन है हमारे पास, इसे मान लो ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, ये जी एक्स है, दो फंक्शन है। अब इसमें एफ एक्स यहाँ पे आ रहा है और जी एक्स नीचे आ रहा है, तो एफ एक्स में जी एक्स माइनस करना है तुम्हें। तो तुम्हें ऐसा नहीं है कि अलग अलग कैलकुलेट करना है कि पहले इस वाले का कैलकुलेट कर लो पूरा आ जाएगा, फिर इस वाले का कैलकुलेट कर लो फिर ये आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें ए से बी तक, ये ए है यहाँ पे 0 0, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वाई 1 1 है, यही पॉइंट होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो 0 से 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स और डी एक्स कर दोगे तो, ठीक है। तो सिंपली बस इस फंक्शन को माइनस करना है हमें। जैसे यहाँ पे एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे वाई हो जाएगा अंडर रूट एक्स और यहाँ पे वाई है एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स है हमारा ये और जी एक्स है हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स माइनस जी एक्स करना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब तुम इसे इंटीग्रेट कर सकते हो बड़े आराम से, और लास्ट में लिमिट रख दोगे तो तुम्हें इस एरिया की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से तुम एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो। इस बेसिकली इस वाले से तुम्हें ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। वहीं अगर इस तरह से होता कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है और वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरह से बनता है हमारा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है तो वो तो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा हमारा, और वाई इक्वल टू वाई लाइन यहाँ पे है वाई इक्वल टू 1, ठीक है, ये वाई इक्वल टू 1 है और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। अब तुमसे अगर एरिया पूछते हैं इस वाले रीजन का, तो यहाँ पे तुम पहले या तो ये कर सकते हो कि इसमें से इसे माइनस करोगे तो निकल के आएगा, वरना तुम यहाँ पे ये कर सकते हो, यहाँ पे तुम एक्स डी वाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें इसका पता है। तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई, तो एक्स की जगह अंडर रूट वाई डी वाई आ जाएगा, और तुम्हें बस यहाँ से 0 से इस तक लिमिट रखनी है, तुम्हें ये एरिया मिल जाएगा। वरना अगर तुम वाई डी एक्स करोगे तो तुम्हें पहले ये एरिया निकालना पड़ेगा, फिर उसमें ये माइनस करना पड़ेगा ये नीचे वाला, तो तुम्हें ये मिल जाएगा। तो दो तरह से तुम सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। जैसे अगर तुम्हें इलिप्स का तुम्हें बोला जाए, तो इलिप्स का मैंने बताया था सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है, ये ए, और ये सेमी माइनर एक्सिस बी होती है, तो इसका एरिया होता है पाई ए बी। ये एरिया तुम्हें पता होना चाहिए, सर्कल का तुम्हें पता ही है। बाकी मैंने तुम्हें सब कुछ डिफाइन कर दिया कि इस तरह से है तो तुम फंक्शन को माइनस करोगे, ठीक है। एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर इस तरह से है हमारा एरिया, कोई एक फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है, कहीं पे पॉजिटिव आ रहा है कहीं पे नेगेटिव आ रहा है, तो तुम्हें अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे अलग ऐड करोगे, यहाँ पे अलग ऐड करोगे, और इसकी ना एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। नेगेटिव एरिया नहीं होता है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, और इसका मान लो ए आया है तो इसका ये टोटल एरिया ये हो जाएगा, ठीक है। जब तुम करते हो वाई डी एक्स तो ये मैटर नहीं करता ऊपर से मेजर हो रहा है नीचे से मेजर हो रहा है। अगर वो कर्व यहाँ पे डिफाइन हो रहा है तो वो तुम्हें ये एरिया दे देगा, अगर वो ऊपर डिफाइन हो रहा है तो तुम्हें ये एरिया दे देगा, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, उसका तुम्हें मोड ले लेना है। तो बस तुम्हें यही याद रखना है कि किस तरह से हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं और किस तरह से क्या हो रहा है। कई बार क्या है कि तुम्हें फंक्शन इस तरह से भी मिल जाते हैं, मान लो ये है और ये है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो कर्व है दूसरा है, नीचे वाला अलग फंक्शन है, ठीक है। तो तुम्हें ये निकालना होगा, तो तुम इस पॉइंट तक पहले इसमें से माइनस करोगे, और इस पॉइंट के लिए तुम नीचे वाले में से इस वाले को माइनस करोगे, तो अलग अलग तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आई होप तुम्हें ये एरिया का सिस्टम तो समझ में आ गया होगा। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, देखो कोई भी हमारे कर्व हैं जो भी हम डिफाइन करते हैं, जिनके हम प्लॉट करते हैं, वो सभी उनके फंक्शन होते हैं, मतलब y इक्वल टू एक्स की फॉर्म में कुछ होता है, तो उन सभी को हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, सेकंड ऑर्डर हो सकती है, और उन्हें सॉल्व करके हम वापस से ये कर्व्स भी गेट कर सकते हैं, मतलब वापस से हमें ये भी मिल सकता है। इस तरह से हम डिफरेंशियल फॉर्म में मतलब ईजी फॉर्म हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं रहता है, ठीक है। जैसे हमारा कोई सर्कल है, तो सर्कल की इक्वेशन हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होती है आर स्क्वायर। तो ये पूरी एक फैमिली ऑफ सर्कल को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस चेंज करते रहोगे तुम्हें अलग अलग सर्कल्स मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सेंटर चेंज कर दोगे अलग अलग मिल जाएंगे, तो इस तरह से है। अब इसी की तुम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हो जिसके अंदर से वेरिएबल गायब हो जाएगा, ठीक है।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फिक्स है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी फैमिली और सर्कल को दिखा रही है। जब तुम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें वापस से यही मिल जाएगी, लेकिन इस कांस्टेंट के साथ। इसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब देखो, एक होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स और एक होते हैं नॉर्मल, मतलब जिन अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब कोई ए है किसी इक्वेशन में, अब ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जब उस वैल्यू को हम दे देंगे तब वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये अंतर तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, जैसे y = mx + c। ये लाइन की इक्वेशन होती है, पूरी लाइंस की फैमिली को दिखा रही है, क्योंकि अलग अलग स्लोप हैं, अलग अलग ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं हमारे, तो उसके अंदर दो कांस्टेंट तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, dy/dx हम करेंगे = m हो जाएगा प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा। अभी क्या है, अभी भी एक बच गया है, ये कांस्टेंट 0 करना होता है हमें, तो हम एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे = 0। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम कब तक डिफरेंशिएट करते रहें, तो और कब तक हमें रुकना है, क्योंकि हम क्या है यहाँ पे m की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं y - c/x। लेकिन तुम देखोगे अगर m सब्स्टिट्यूट तुम करोगे अगेन c तुम्हें मिल जाएगा इक्वेशन में, तो तुम्हें सेकंड ऑर्डर तक करना ही पड़ेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा, ये रूल क्या है। ठीक है, तो देखो रूल मैं तुम्हें बता देता हूँ सबसे पहले, ये कोई और नहीं बताएगा तुम्हें। जितने इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स होते हैं इसका ऑर्डर मैक्सिमम वही रहता है। ठीक है, अब ऑर्डर या डिग्री पहले हम डिफाइन कर देते हैं किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। जैसे मान लो ये लिखी हुई है 4 + 5 = 0। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। अब तुमसे पूछा जाए कि इसकी ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, तो सबसे पहले तो तुम ऑर्डर देखते हो। ऑर्डर क्या होता है कि कितना मैक्सिमम ऑर्डर तक डेरिवेटिव किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर तक हुआ है, इसमें सेकंड ऑर्डर तक हुआ है, तो ऑर्डर तो हो जाएगा 2, मैक्सिमम देखना है तुम्हें। जब डिग्री पूछी जाएगी तो जिसका मैक्सिमम ऑर्डर है उसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम ऑर्डर इसका है तो उसकी पावर है 3, तो डिग्री हो जाएगी हमारी 3। ये नहीं कि इसकी 4 लिख दोगे, तो जिसका मैक्सिमम ऑर्डर है उसकी तुम्हें पावर देखनी है, वो डिग्री होती है हमारी। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब देखो यहाँ पे आते हैं, जिसके अंदर जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने हैं, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर उतना ही ऑर्डर होगा, ये हमेशा सेम रहेगा। कई बार क्या क्वेश्चन तुमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है कि इसके अंदर अगर हम सॉल्व करेंगे, इसका एक जनरल सॉल्यूशन हम निकालेंगे, तो उसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, तो उसका जितना मैक्सिमम ऑर्डर है उतने होंगे। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा 2 है इसके अंदर, तो इसकी जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की इसका मैक्सिमम ऑर्डर भी 2 आया, उससे पहले तुम सब कुछ कैंसिल नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व होती है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके सॉल्यूशंस की। तो देखो सॉल्यूशन हमारे दो होते हैं, एक होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन, एक होता है हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें इक्वेशन दे रहा हूँ d²y/dx²। तो मैं सेकंड ऑर्डर सॉल्व नहीं करनी है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व किया और हमने वापस से वो fx हमने निकाल लिया, क्या आया, तो वो आया हमारा fx = या तुम इसे y भी लिख सकते हो, y = a sin x + b। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है, अगर तुम इसे यहाँ पे रखोगे y की जगह तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो अब जब यहाँ पे a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की फॉर्म में हमें सॉल्यूशन मिला है, तो इसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब हमें कुछ कंडीशंस दे रखी होती कि x = इतने पे, y = इतना है, या ऐसा कुछ बाउंड्री कंडीशंस हमें गिवन होती और हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते, तो उसे हम बोलते हैं फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये तुम्हें दोनों का डिफरेंस में पता होना चाहिए। जब हमें पता लग गया है कि दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, अब हम देखेंगे अलग अलग तरह से कैसे हम सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। बेसिकली हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही देखेंगे यहाँ पे, मतलब ऑर्डर भी 1 होना चाहिए और डिग्री भी 1 होना चाहिए। उस तरह की अलग अलग इक्वेशन बन सकती है, तो कैसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं वही है हमारे सिलेबस के अंदर। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या है, जैसे dy/dx दे रखा है तुम्हें, x + 1 / 2 - y। तो dy के साथ तुम 2 - y, जो भी y का है सब कुछ dy के साथ ले जाओगे, जो भी x का है वो dx के साथ ले जाओगे। उसके बाद क्या है, जस्ट इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2y - y² / 2, इधर क्या हो जाएगा x² / 2 + x। यहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अभी क्या है कि c और d दोनों ही कांस्टेंट है, तो यहाँ से हटा के बस यहाँ पे एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि d - c भी एक कांस्टेंट होगा, इसे हम मान देते हैं c। ठीक है, तो यही जो है हमारी, ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे से तुम y को x की फॉर्म में लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, ये ओवरऑल भी एक हमारा है ही। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई, तो ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। तो ये होता है हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है, और एक और चीज़ है मैं तुम्हें बताता हूँ ज़रा, कि अगर तुम्हें एक इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा यूज़ क्या है,
हमें बोला गया है कि जो कुछ प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू कोई भी अमाउंट है, ठीक है, वो साल में, ठीक है, पर ईयर 5% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब ये दे रखा है dp/dt दे रखा है हमें, पर ईयर दे रखा है, यही होगा 5% इंक्रीज कर रहा है। तो 5% किसका होगा, पी का ही होगा, तो 5/100 पी कर देंगे। तो dp/dt कितना ही हो रहा है हमारा 5/100 पी, तो 5% दे रखा है, तो ये हो जाएगा। अब तुमसे पूछा है कि कितने टाइम बाद अगर 1000 रुपये है पी, तो वो डबल कितने टाइम में हो जाएगा, हमें टी बताना है जब पी डबल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। जब हम सॉल्व करेंगे जब ही हम उसका वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी को इधर लेके जाएंगे, वही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, डी पी 1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/20 हो जाएगा, डी टी ये हो जाएगा log p इक्वल टू t/20, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा सम कांस्टेंट c, ठीक है। दोनों तरफ से हमने एक ही कांस्टेंट निकाल लिया। अब यहाँ से p क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की बार में दोनों चले जाएंगे, तो एक्सपोनेंशियल की और t/20 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से p क्या आ जाएगा हमारा, एक्सपोनेंशियल t/20 एक्सपोनेंशियल c। अब इस एक्सपोनेंशियल c को हम कुछ और कांस्टेंट बोल देते हैं k, ठीक है, वो भी कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हमें दे रखा है कि इनिशियली अमाउंट इतना है, तो t इक्वल टू 0 पर क्या है, ये है अमाउंट। तो t इक्वल टू 0 तुम यहाँ रखोगे तो k क्या आ जाएगा, p के बराबर आ जाएगा जो कि 1000 है। तो k की वैल्यू मिल गई। तो हमें इक्वेशन, अब ये जनरल सॉल्यूशन था, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आया। अब हमसे पूछा है p डबल कितने टाइम में हो जाएगा, तो p को हम डबल कर देंगे, ठीक है। डबल कितना होगा 2000 और यहाँ पे 1000। अब यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल देंगे सिंपली। यहाँ से ये 2 आ जाएगा, दोनों तरफ log लगाओगे तो log 2 इक्वल टू t/20 और t क्या आ जाएगा 20 log 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ln है, नेचुरल लॉग। तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट जो हमें है पता है वो है होमोजेनियस इक्वेशन, जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती हैं, कैसे होती हैं, वो देख लेते हैं ज़रा। देखो, अगर कोई भी हमारा फंक्शन है एक्स वाई की फॉर्म में गिवन है, ठीक है, कुछ भी गिवन है, अगर तुम इसे लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई उसी के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हो, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ लैम्डा एक्स, जहाँ पे भी वाई है वहाँ लैम्डा वाई, और यहाँ पे तुम्हें कुछ लैम्डा की पावर एन, जो कि एन इंटीजर है, और एफ एक्स वाई की फॉर्म मिल जाती है, ठीक है। इस तरह से तुम्हें कुछ मिल जाता है, तो तुम बोलोगे कि वो इक्वेशन होमोजीनियस है। और यहाँ हम सॉल्यूशन उसका देखेंगे जहाँ पे n इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार और देख लो। यहाँ पे जैसे मान लो लिखा हुआ है, ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। हमारे पास है x cos y/x dy/dx y cos y/x प्लस x, ठीक है, ये है। अब यहाँ से क्या करोगे, dy/dx इक्वल टू लिखोगे y cos y/x प्लस x डिवाइड बाय x cos y/x, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं y की जगह लैम्डा x रखूँ और x की जगह में, सॉरी x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से दोनों से लैम्डा कॉमन बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ लैम्डा कॉमन रहेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो पूरा पूरा लैम्डा की पावर 0 आ जाएगी बाहर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी होमोजेनियस इक्वेशन है। और इसे मैं एक तरह से x से अगर मैं डिवाइड कर दूँ ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा y/x cos y/x प्लस 1 डिवाइड बाय x से डिवाइड करा है, तो यहाँ पे यही बन जाएगा। अभी देखो, और y की जगह लैम्डा x रखोगे, x की जगह लैम्डा रखोगे, मतलब दोनों तरफ लैम्डा लैम्डा आएगा, सब कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। अब इस तरह की इक्वेशन अगर सॉल्व करनी होती है तो हमें क्या करना होता है, y/x इक्वल टू v रखना है, ठीक है। यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx क्या आएगा, v प्लस x dv/dx से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाया हमने यहाँ पे, तो इसकी जगह यहाँ पे रखेंगे इसे v प्लस x dv/dx, और y इक्वल टू क्या है vx, या y/x क्या है v, तो यहाँ पे हो जाएगा v cos v प्लस 1 डिवाइड बाय cos v, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ये वाला पार्ट इधर ले आएंगे, इसे इधर लेके जाएंगे, तो v माइनस v cos v प्लस 1 डिवाइड बाई cos v,
इक्वल टू माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ इसे सॉल्व करेंगे और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हमें लगाना है, ठीक है। v के पार्ट को v के साथ लेके जाएंगे dv के साथ, और x के पार्ट को हम लेके जाएंगे x के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos v अगर तुम यहाँ पे लेके जाओगे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/v cos v, यहाँ से हो जाएगा तो ये कैंसिल होकर 1/cos v रह जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब cos v उधर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/x डी एक्स इक्वल टू माइनस cos v डी वी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा log x, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से sin v, इंटीग्रेट जब करोगे और सम कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। और v की जगह तुम क्या रखोगे, y बाई एक्स। तो ये आ गई हमारा सॉल्यूशन। अब अगर x y तुम्हें गिवन होगी तो तुम c की वैल्यू निकाल सकते हो और इस इक्वेशन को मतलब और तुम पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर होमोजेनियस इक्वेशन होगी तो तुम्हें ये करना है, बस ये याद रखना है, y/x इक्वल टू v, ठीक है। अगर कहीं पे इक्वेशन इस तरह से आ जाए कि dx बाई डी वी लिखा हुआ हो तो तुम्हें x बाई वाई इक्वल टू वी कर देना है, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। तो अगर तुम इसे याद रखोगे तो तुम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यही है हमारा इसका लास्ट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, किस तरह सॉल्व होती है, उसका मेथड तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई कैसे होगी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। यहाँ पे जो p है और y है ये दोनों x के फंक्शन होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर लिखी हुई है तो इसका सॉल्यूशन होता है y मल्टीप्लाई आई एफ इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई आई एफ, इसका इंटीग्रेशन प्लस सम कांस्टेंट c। अब यहाँ पर आई एफ क्या है, ये होता है इंटीग्रेशन फैक्टर। आई एफ को हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल p dx, ठीक है। ये होता है आई एफ। इस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे। कोई भी इक्वेशन है अगर तुम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो जहाँ पे q भी x का फंक्शन है और p भी x का फंक्शन है, इनके साथ y नहीं होना चाहिए, इसके साथ y नहीं होना चाहिए, बस यहाँ प्रोडक्ट में y होना चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर तुमने कन्वर्ट कर दिया है तो उसे हम डायरेक्टली इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x से डिवाइड कर दो क्योंकि हमें यहाँ पे तो खाली ऐसे ही चाहिए ना, नॉर्मल। तो dy बाई डी एक्स प्लस 2x y इक्वल टू, यहाँ पे x उधर भी जाएगा तो ये x बचेगा, ठीक है। अभी क्या है हमारे पास, ये p है, देखो अगर तुम कंपेयर करोगे ये p है और ये q है, ठीक है। तो हमारा आई एफ क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल p dx, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 2 log 2 मतलब log x हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल 2 log x हो गया। अभी x 2 को हम अंदर लेके जा सकते हैं इस तरह से, और एक्सपोनेंशियल log x मैंने बताया था क्या होता है, सेम ही वैल्यू बाहर आ जाती है, तो ये एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल log x क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे जो भी है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आई एफ क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर। इसके अंदर रखेंगे हम y, आई एफ आया हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू है इसके अंदर x, तो क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है प्लस c। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, ये एक्स क्यूब होगा तो एक्स 4/4 प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो तुम इस तरह से तुम्हें याद रखना है। अब एक और चीज़ इसके अंदर है, अगर dx बाई डी वाई होता तो बिल्कुल उल्टा हो जाता, प्लस p x होना चाहिए और यहाँ q हो जाता। ये q और p y के फंक्शन होते, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या होता, x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस c, ठीक है। अगर इस तरह से होता तो सॉल्यूशन ये हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता हमारा, एक्सपोनेंशियल p dy। ये तुम्हें याद रखना है, बिल्कुल सेम है, बस y की x की y कर देना। तो बस एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल भी है एक हमारे पास कि किस तरह से तुम्हें याद रखना है। एक तो मैंने बता दिया तुम्हें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, ये गिवन है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो कई बार क्या होता है कि तुम dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करोगे तो वो इस तरह से नहीं बन पाएगी, जबकि अगर हमें dx बाई डी वाई की फॉर्म में से कन्वर्ट करूँ, dy उधर ले गए और इसे इधर लेके आ गए, तो tan इनवर्स y माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर
तो dx बाई dy इक्वल टू, इनके डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे हम, तो हो जाएगा tan इनवर्स y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस वाले को इधर लेके जाओ तो बन जाएगा हमारा dx ओवर dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखो, इस वाली इक्वेशन कंपेयर करोगे, p क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरी वैल्यू p है, y का फंक्शन है, और ये पूरी वैल्यू q है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल दिस, इसका इंडिकेशन तुम if दे देगा और तुम इस फॉर्मूले को लगाओगे और सॉल्व हो जाएगा। तो तुम्हें याद रखना है dx बाई dy की टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला है, dy बाई dx में ये फॉर्मूला है। एक याद रखोगे तो दूसरा भी याद रह जाए। तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, इसी के बाद हम 3D भी पढ़ेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिक्स के अंदर भी मैंने बहुत सारे मतलब वेक्टर्स वगैरह के बारे में तुम्हें बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले तो वेक्टर होता क्या है, एक पोजीशन वेक्टर क्या होता है हम डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास ये है x y z। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है हमेशा कि x है तो x से y की तरफ तुम्हें क्रॉस करोगे तो जहाँ पे थंब जाएगा वो z की डायरेक्शन है। ये नोटेशन है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसे तो सब कुछ याद रहेगा। अभी क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है कि अगर इसे मैं O मान लूँ, कोई भी पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। ठीक है, तो OP वेक्टर को इसका पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। OP क्या होगा, x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0, तो क्या हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो ये क्या है, OP वेक्टर, और OP वेक्टर को ही बोलते हैं P का पोजीशन वेक्टर। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर निकालोगे। ठीक है, कोई से भी ओरिजिन से निकलता है पोजीशन वेक्टर जो होता है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं और रेशियोज क्या होते हैं। ये तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सुना होगा कि डायरेक्शन कोसाइन ये है और ये है वो है। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे ये हमारा वेक्टर है। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा अल्फा, वाई से कुछ बना रहा होगा बीटा, और जेड से कुछ बना रहा होगा गामा। ठीक है, तो कोस अल्फा जो होता है हमारा, इसे मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस का है और इसे हम एल से दिखाते हैं। कोस बीटा होता है हमारा एम और कोस गामा होता है हमारा एन। तो ये जो वैल्यूज आई इन्हें बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और ये क्या है, यूनिट वेक्टर होता है, इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में ही होता है। और एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये तुम्हें हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, और ये रिलेशन तुम्हें याद रखनी है। कोस अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा, बी ओवर एच मीन्स एक्स कंपोनेंट जो भी है डिवाइड बाय इस पूरे का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आर से मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ, तो एक्स बाय आर हो जाएगा। एम क्या है हमारा, वाई बाय आर हो जाएगा। और एन क्या हो जाएगा, जेड बाय आर हो जाएगा। यहाँ से तुम्हें एक और रिलेशन मिलेगी, एक्स बाय एल इक्वल टू वाई बाय एम इक्वल टू जेड बाय एन इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट लैम्डा। ये रिलेशन भी तुम्हें याद रखनी है। अब ये जो एक्स वाई जेड है इन्हें हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 हो। ठीक है, लेकिन जो एल एम एन है एक तरह से समझ लो, एल एम एन जो है ना डायरेक्शन कोसाइन, वो यूनिट वेक्टर है इसी डायरेक्शन में। ठीक है, यूनिट वेक्टर तुमने अगर निकाल दिया तो उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो सब क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। और इस डायरेक्शन में किसी भी लैम्डा की उसमें तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो लैम्डा एल प्लस लैम्डा एम आई कैप, लैम्डा एम जे कैप और लैम्डा एन के कैप। तो ये क्या है, उस डायरेक्शन में तुम्हें एक वेक्टर मिल जाएगा। तो लैम्डा एल, लैम्डा एम, लैम्डा एल ये क्या है, डायरेक्शन रेशोज है। और खाली एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है इसके, एल एम एन। ठीक है, और यूनिट वेक्टर भी है। तो ये रिलेशन तुम्हें याद रखनी है। तो अभी बेसिकली यही है जो तुम्हें पता होना चाहिए। अब थोड़ा टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लेते हैं। अगर मैग्नीट्यूड 0 है हमारा तो 0 वेक्टर है। अगर मैग्नीट्यूड 1 है वेक्टर का तो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे निकालते हो मैग्नीट्यूड वेक्टर का। तो ये अगर 1 आ जाता है तो यूनिट वेक्टर है। जैसे एक्स वाई जेड में होते हैं हमारे, एक्स में आई कैप जो होता है यूनिट वेक्टर होता है, वाई में जे होता है और जेड में के होता है। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं। कोइनिशियल वेक्टर मतलब है किसी भी एक पॉइंट से जो वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों का सेम है इनिशियल पॉइंट, ठीक है, कोई सा भी पॉइंट, तो इसे हम बोलेंगे दोनों कोइनिशियल वेक्टर्स हैं। ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोलिनियर क्या होते हैं। अब देखो कोलिनियर का मतलब है एक लाइन में, तो इधर को भी हो सकता है एक वेक्टर इधर को भी हो सकता है, दूसरा इधर को भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब सेम लाइन में हो चाहिए, चाहे पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। ठीक है, लेकिन एंटी पैरेलल या पैरेलल ही होने चाहिए, तभी हम उन्हें कोलिनियर बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों ही केस के अंदर। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर जब है जब डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब देखो कोई भी एक वेक्टर है ना, वो इससे तुम उठा के कहीं पे भी लेके जा सकते हो, मतलब उसकी डायरेक्शन वाइरेक्शन सेम रहनी चाहिए। इन्हें हम फ्री वेक्टर्स बोलते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहे और डायरेक्शन सेम रहे तो इस स्पेस के अंदर तुम कहीं पे भी लेके जा सकते हो। तो हम बेसिकली पूरा सब कुछ फ्री वेक्टर्स पे ही बेस है हमारा जितना भी सिलेबस है, तो तुम इन्हें कहीं पे उठा के लेके जा सकते हो।
तो इक्वल वेक्टर तुम्हें पता चल गया। अभी ये हमारा ए वेक्टर है और मुझसे पूछा जाए माइनस ए वेक्टर क्या होगा, तो इसी को बिल्कुल उल्टा कर दो, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो ये माइनस ए वेक्टर होता है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये थोड़े से पता लगे होंगे, इनकी थोड़े टाइप्स, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, बेसिकली तुम्हें ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन के ऊपर। तो फिजिक्स के अंदर मैंने बताया था तुम्हें दो तरह से एडिशन होती है, एक तो ट्रायंगल लॉ होता है हमारा, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो अगर हमारा ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये हेड होता है, ये टेल होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ए प्लस बी करना है तो पहले ए वेक्टर को तुम लोगे, उसके बाद बी वेक्टर के टेल को यहाँ पे लगाओगे और हेड इधर आ जाएगा। अब जो फाइनल वेक्टर होगा जो एडिशन से मिलेगा आर, वो पहले वाले की टेल और दूसरे वाले का हेड, तो ये होता है आर, इसे हम बोलते हैं ए प्लस बी। ठीक है, ये रिलेशन तुम्हें याद रखनी है। यहीं से अगर तुम देखोगे तो अगर बी वेक्टर तुम्हें निकालना है तो बी वेक्टर क्या होगा, दिस आर माइनस ए होगा, क्योंकि ये इस तरह से वेक्टर है, अगर ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो पी क्यू वेक्टर अगर तुम्हें निकालना है तो वो होता है, अगर ये ओरिजिन में मान लूँ यहाँ पे, तो पी क्यू वेक्टर क्या होता है, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू क्या है तुम्हारा, ए प्लस बी, और ओ पी क्या है, ए। ये देखो कैंसिल होके बी दे देगा तुम्हें। ठीक है, तो ये मतलब सब जगह तुम्हारे वैलिड है। अगर तुम्हें ए माइनस बी करना है तो तुम क्या करोगे, ये बी है, इसका माइनस बी इस डायरेक्शन में होगा, और ए और बी को ऐड कर दो, तो ये क्या दे देगा तुम्हें, ए माइनस बी दे देगा, क्योंकि एडिशन ही तो हो रहा है। तो इस तरह से होता है हमारा ट्रायंगल लॉ जो वर्क करता है। एक तरह से वैसे ऐसे याद रखो, ए बी प्लस बी सी विल गिव यू ए सी। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये लास्ट के तुम्हें ऐड करके लिख देने हैं। अगर ये इस तरह से कोई होता है जैसे ट्रायंगल है, तो ए बी बी सी और सी ए, तो अगर इस तरह से तुम लिखोगे तो तुम्हें जीरो वेक्टर मिलेगा। ठीक है, ये ट्रू रहता है, क्योंकि तुम वापस से इनिशियल पोजीशन पे आ गए हो, तो ए वेक्टर क्या होता है, जीरो होता है। तो बेसिकली तुम्हें बस ये छोटे से फॉर्मूले याद रखने हैं, इससे तुम इन्हें सबको सॉल्व कर सकते हो, वेक्टर पे जो भी बनेगा। इसी के अंदर अगर पैरेललोग्राम लॉ की मैं बात करूँ तो वो भी कुछ अलग नहीं है, सेम ही चीज़ है। ये ए है, ये बी है, तो ये जो हमारे यहाँ से एक लाइन डालो और एक यहाँ से डालो पैरेलल, जहाँ ये मिलेंगे इसे बोलते हैं ए प्लस बी। क्योंकि देखो ये जो ए है इसे तुम यहाँ पे ये इसके इक्वल ही होगा, तो एक तरह से ये बी है और ये ए है, तो फिर नेट ये ए प्लस बी होगा। ठीक है, इसे पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं। तो आई होप तुम्हें ये एडिशन का पता लग गया होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम ही चीज़ है, बस माइनस बी ले लोगे, उसे ऐड कर दोगे तो ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये वेक्टर का इतना तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। एडिशन हो गया हमारा। अब कंपोनेंट्स क्या है, कोई भी एक वेक्टर जो है रिजॉल्व किया जा सकता है एक्स वाई जेड में। तो तुमने देखा होगा आर, कई बार कोई भी एक वेक्टर है वो एक्स आई कैप, एक्स डायरेक्शन में उसके जो भी कंपोनेंट है, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है, अब 2 पॉइंट से वेक्टर जुड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर ये हमारा 3D स्पेस है, एक्स वाई जेड, एक पॉइंट है हमारे क्यू और एक है यहाँ पे पी, ठीक है, और ये है हमारा ओ, तो इसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, इसके होगा ओ पी, इसका होगा ओ क्यू। ठीक है, हमें निकालना है पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। ये होता है 2 पॉइंट के बीच में अगर तुम्हें कोई वेक्टर निकालना है तो उसका ये होता है। ओ क्यू मैंने बताई थी पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड, इसमें 0 माइनस करनी है, ऐसी ओ पी में से इसे माइनस करना है, तो इसे के लिए क्यू में से पी को माइनस कर देना है। इस तरह से हमें पोजीशन वेक्टर मिलेगा 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमने 2D के अंदर देखा था, अभी 11th की जब फिजिक्स पढ़ रहे थे, मतलब मैथ पढ़ रहे थे जब भी देखा था। अभी मैं तुम्हें और थोड़ा सा डिटेल में वेक्टर की फॉर्म में बताता हूँ। देखो, कोई भी हमारी एक लाइन है, मतलब 2 पॉइंट है, ये है P, ये है Q, एक यहाँ पे हमारा ओरिजिन है मान लो। ठीक है, तो ये 2 वेक्टर हैं, इनके पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। अब कोई एक R वेक्टर है जो इस लाइन को m/n में ब्रेक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे m है, ये n है। ठीक है, अब तुम्हें ये जो R वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स तुम्हें बताने हैं। तो R क्या होगा, अगर ये इंटरनली है, पहले इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, तो R वेक्टर होगा हमारा, इसे मैं B बोल देता हूँ, इसे मैं A वेक्टर बोल देता हूँ। ठीक है, तो और इसे है हमारा, ये पॉइंट R है और ये वेक्टर हमारा स्मॉल r है। ठीक है, तो हमें R वेक्टर निकालना है, तो R होगा MB प्लस NA डिवाइड बाई M प्लस N। इससे क्या पता लग रहा है कि अगर तुम्हें x चाहिए तो यहाँ पे हो जाएगा mx2, मतलब यहाँ से इसका पॉइंट, प्लस यहाँ पे हो जाएगा nx1 डिवाइड बाई M प्लस N। वही वाला जैसे हमने पीछे किया था, सेम ही चीज़ है। अभी एक्सटर्नली डिवाइडेड है,
अब यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है, ये P है, ये Q है, ये B वेक्टर है हमारा और ये A वेक्टर है। लेकिन इस बार जो ये R है इसने बाहर डिवाइड किया है इसे, ठीक है, ये R वेक्टर है। ये जो इसे मैं डॉटेड कर देता हूँ, डॉटेड जो पार्ट है वो N है और जो ये पूरा का पूरा पार्ट है ये M है, ठीक है। तो ये M रेशो N में डिवाइडेड है। थोड़ा इस तरह से तुम्हें याद रखना, ये इस तरह से ही है, ठीक है। तो अब अगर इस तरह से वैल्यूज तुम्हें दी हुई है तो R वेक्टर तुम कैसे निकालोगे, ये R पॉइंट है, तो ये एक्सटर्नली डिवाइडेड इसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे R होता है हमारा MB माइनस NA डिवाइड बाई M माइनस N, ठीक है। इस तरह से तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है अगर एक्सटर्नली डिवाइडेड है। ये है हमारा इंटरनली के लिए। तो ये दो फॉर्मूले तुम्हें एज इट इज याद रखने हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं और कई बार क्या है, तुम अपने कंफर्ट के हिसाब से M रेशो N को K रेशो 1 भी एज्यूम कर सकते हो, इससे एक वेरिएबल कम हो जाता है, तो तुम काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जहाँ पे ये नहीं हो रहा हो डायरेक्ट तो वहाँ पे तुम इसे यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट के बारे में हम देखते हैं। प्रोडक्ट भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, फिर भी एक बार थोड़ा सा दोबारा से रिमाइंड करा देते हैं। डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, B A के जो कंपोनेंट है हमारे x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और जो B वेक्टर है हमारा वो है x2 i कैप, y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो A डॉट B जो होगा बेसिकली ये है, अगर डॉट प्रोडक्ट तुम कर रहे हो तो A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच में एंगल cos थीटा, ये होता है। और A डॉट B B डॉट A के इक्वल होता है क्योंकि ये स्केलर वैल्यू हमें दे रहा है, ठीक, नंबर दे रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, A डॉट B अगर तुम डायरेक्ट करोगे तो वो होता है x1 मतलब I की I के साथ होगी, क्योंकि I डॉट J तुम करोगे तो cos 90 0 हो जाएगा, तो बस I के साथ ही एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा तुम्हें x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, और यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ से तुम cos थीटा भी निकाल सकते हो, मतलब बेसिकली तुम्हें ये डॉट प्रोडक्ट पता लग गया है क्या चीज़ है, और थीटा पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अब इससे तुम सारा कुछ सॉल्व कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट का। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या है कि वो एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। उससे पहले मैं बताता हूँ तुम्हें प्रोजेक्शन क्या होता है किसी एक लाइन का। तुमसे बोल देंगे प्रोजेक्शन निकालो A का B पे, तो A वेक्टर है हमारा और एक B वेक्टर है। तुमसे बोलेगा कि A का प्रोजेक्शन निकालो B पे, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का मीनिंग होता है A की लेंथ कितनी है अगर इसके ऊपर प्रोजेक्ट की जाए, ठीक है। तो A वेक्टर डॉट B कैप तुम्हें निकालना है, इसे प्रोजेक्शन बोलते हैं A का B पे। तो B का तुम्हें क्या कर दोगे यहाँ पे, B वेक्टर डिवाइड बाय B का मैग्नीट्यूड, तो उससे ये B यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो A डॉट B डिवाइड बाय B मैग्नीट्यूड में क्या दे देगा, A का प्रोजेक्शन B पे। तो इस तरह से हम प्रोजेक्शन निकालते हैं। अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, वही मैंने दोबारा से लिख देता हूँ इसे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, B वेक्टर इज x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो A क्रॉस B जो होता है, अब ये क्या है, तुम्हें राइट हैंड रूल याद रखना है, स्क्रू रूल। अगर तुम इस तरह से कार्य करोगे A से B की तरफ, तो ये तुम्हें उसकी डायरेक्शन देगा जो A क्रॉस B का तुम्हें वेक्टर मिलेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर रहता है A और B दोनों के। तो ये तुम्हें अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है तो वो होता है I कैप J कैप K कैप, और यहाँ पे लिखोगे x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो ये डिटरमिनेंट तुम सॉल्व करोगे तुम्हें A क्रॉस B मिल जाएगा, और इसकी डायरेक्शन क्या है, A क्रॉस B n कैप। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ये हमें दे देगा, ठीक है। और अगर वैसे हम लिखें तो ये होता है A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा है, वहाँ पे cos थीटा था डॉट प्रोडक्ट के अंदर। तो बेसिकली ये तुम्हें याद रखना है। और यहाँ पे I डॉट I नहीं कर सकते तुम, I डॉट I क्यों है, क्योंकि जीरो एंगल हो जाएगा, साइन 0 0 दे देगा। तो I क्रॉस J, अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था, ये तुम्हें याद रखना है, x y z, I क्रॉस J तुम्हें K दे देगा, ठीक है। अगर I क्रॉस कुछ भी करना है तुम यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो ये हमारा J है, ये हमारा K है, तो J क्रॉस K तुम्हें I दे देगा। अगर K क्रॉस J करोगे तो माइनस I मिल जाएगा। तो ये अगर तुम्हें याद है तो तुम सारा कुछ याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसी के ऊपर जो क्रॉस प्रोडक्ट है उस पर एक एरिया के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, हमें दो वेक्टर गिवन है, एक तो ये वाला वेक्टर गिवन है A, और एक ये B वेक्टर गिवन है, और इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखो ये एरिया क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर होता है। तो बेस क्या है, B वेक्टर है,
और परपेंडिकुलर क्या होगा, ए साइन थीटा। ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, यही होता है। तो अब ये ए बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। तो इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये होता है हाफ ए क्रॉस बी, ट्राइंगल का एरिया तुम्हें मिलेगा। तुम्हें डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करना है। इस तरह से एक पैरेललोग्राम जो होता है उसका एरिया क्या होता है, अगर ये ए साइड है ये बी साइड है तो ए बी, ये यहाँ पे हाइट एच है इसकी, तो ये बी मल्टीप्लाई एच तुम्हें क्या देता है, एरिया देता है। अब यहाँ पे अगर वेक्टर की फॉर्म में गिवन हो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये थीटा है, तो ये एच क्या होगी, ए साइन थीटा। तो अगेन बी मल्टीप्लाई ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट ही दे रहा है। तो एरिया कैसे निकलेगा, बस ए क्रॉस बी कर देना है तुम्हें। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो तुम्हें पैरेललोग्राम का एरिया दे देगा। तो नेक्स्ट है हमारा 3D ज्योमेट्री। तो इसका इंट्रोडक्शन हमने 11th क्लास में देख लिया था। अभी बेसिकली आगे बढ़ने से पहले एक डायलॉग है हमारा, फेमस डी मॉर्गन के बारे में आप जानते होगे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने बोला कि जो एडवांसमेंट है या तुम कह सकते हो कि इन्वेंशन है मैथमेटिक्स के अंदर, वो बेसिकली रीजनिंग से नहीं होती, इमेजिनेशन से होती है। ठीक है, तो उसी का हम यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो आपकी इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए इस सबको समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो मैंने डायरेक्शन कोसाइंस तुम्हें बताए थे कि अगर कोई भी हमारा एक्स वाई जेड प्लेन है तो उसके अंदर अगर ये हमारा पी पॉइंट है तो ओ पी वैक्टर तुम निकालते हो। तो उसका क्या है कि एल एम एन हमने बताया था, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होते हैं जो एंगल से निकलते हैं। ठीक है, ये था कि अगर पोजीशन वेक्टर है, अगर कोई एक लाइन है, मतलब यहाँ पे कोई क्यू है और इस पी क्यू की तुम्हें निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस, तो वो क्या होंगे, वो भी सिंपली इस पी की जो हमारा वेक्टर है इसका तुम यूनिट वेक्टर निकाल दोगे। तो यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होंगे ना वो तुम्हें डायरेक्शन कोसाइंस देंगे। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, अगर ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है, तो हमारा होगा x2 माइनस x1 आई कैप, मतलब जो वेक्टर है यही होगा। इस तरह से होगा हमारा y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। और इन सभी को तुम किससे डिवाइड करोगे, इसके मैग्नीट्यूड से। तो अंडर रूट में क्या है, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये पूरे वेक्टर है हमारा। ठीक है, ये तो वेक्टर हो गया पी क्यू। अब पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, ये होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ऐसी y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो इससे जब पूरे को डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये L होगा तुम्हारा, ये M होगा, ये N होगा। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के यूनिट वेक्टर निकालना है और तुम्हें ये मिल जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी एक वेक्टर के। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं जो 2 पॉइंट से मूव कर रहे हो। अभी हमें देखना है क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। एक और चीज़ मैं बताऊँ, जो कोई भी हमारा डायरेक्शन रेशोज होते हैं वो क्या है, पैरेलल रहते हैं। मतलब कोई भी एक डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो इसी डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर होता है, जैसे मैंने बताया मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो उसके बाद कोई भी एक हमारा वेक्टर है उसे हम लैम्डा टाइम्स इसके लिख सकते हैं। मतलब जैसे एल है एम जे कैप प्लस एन के कैप है, तो लैम्डा एल आई कैप हम लिख सकते हैं लैम्डा एम जे कैप लैम्डा एन के कैप। तो ये एक पैरेलल वेक्टर है जो कि उसी के आगे है। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्शन रेशोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हो। ठीक है, और ये क्या होता है, मतलब मैंने अभी तुम्हें बताया था कॉस अल्फा क्या होता है, ये होता है एक्स बाई आर। ठीक है, इस तरह से कॉस बीटा होता है, इस तरह कॉस गामा होता है, और ये एल के इक्वल टू होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है एक्स बाई एल, ये डायरेक्शन रेशोज है, वो इक्वल टू होता है वाई बाई एल, सॉरी वाई बाई एम इक्वल टू होगा हमारा जेड बाई एम के। ठीक है, तो इस तरह से तुम लिख सकते हो। और ये क्या इक्वल टू होते हैं आर के। तो ये रिलेशन तुम्हें पता होनी चाहिए जो अभी मैं पहले बता चुका हूँ इन सबको। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम देखेंगे एक लाइन की इक्वेशन 3D के अंदर। हमने 2D में लाइंस की इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, तो हम 3D में किस तरह से एक लाइन को डिफाइन करते हैं। मीन्स इस 3D स्पेस के अंदर कोई भी एक लाइन है, कहीं पे भी मूव कर रही है, तो उसकी पर्टिकुलर एक इक्वेशन होगी, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये हमारा एक्स वाई जेड प्लेन है, इसके अंदर हमें इसे डिफाइन करना है, ये हमारा ओरिजिन है। तो कोई भी इस लाइन पे पॉइंट है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। मान लो ये आर वेक्टर है जो एक्स वाई जेड है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है वो डिफाइन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और ये एक पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 z1, इसे हम बोल देते हैं ये ए वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है ये, और ये आर वेक्टर है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है। अब इस लाइन के पैरेलल एक इक्वेशन, एक लाइन जा रही है जिसका हमें पता है डायरेक्शन रेशियो, ये बी वेक्टर मैंने बता दिया जो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब एक इस डायरेक्शन में अगर इस वेक्टर को तुम्हें निकालना है तो ये क्या होगा, ये पोजीशन वेक्टर, तो r माइनस ए तुम्हें इस डायरेक्शन में दे देगा। तो r माइनस ए जो वेक्टर है वो इसके लैम्डा टाइम्स होगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं।
ठीक है, यहीं से इक्वेशन की लाइन मतलब इक्वेशन निकल के आती है लाइन की, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये तुम्हें याद रखना है, ये किसी भी लाइन की इक्वेशन डिफाइन करने के लिए लैम्डा पर्टिकुलरली ये डिफाइन कर रहा है कि वो कितनी, मतलब कौन सी लाइन है, क्योंकि पैरेलल तो बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं, तो पर्टिकुलर हमारी लाइन के लिए ये है। ठीक है, तो इस तरह से तुम इक्वेशन डिफाइन करते हो। अगर इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखूँ तो हो जाएगा x माइनस x1 डिवाइड बाय, अगर ये हमारी जो लाइन है b, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो हो जाएगा a इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई सी। यहीं से निकल के आया है आर माइनस ए डिवाइड बाई बी, तो x माइनस x1 डिवाइड बाई बी वेक्टर का ये वाला उठा लो a, इस तरह से, इस तरह बी, इस तरह सी। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। किसी भी एक लाइन को डिफाइन करना है जो एक पॉइंट से पास हो रही हो, उसके पैरेलल तुम्हें लाइन पता हो। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है। दूसरा है कि अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है, अब तुम्हें 2 पॉइंट गिवन है यहाँ पे, एक ये पॉइंट गिवन है और एक बी गिवन है तुम्हें, x2 y2 z2, ये नहीं गिवन है, ये पैरेलल वेक्टर तुम्हें नहीं गिवन है। अब तुम्हें कोई भी एक r डिफाइन करना है इस पे। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन तुम्हें बतानी है, कैसे बताओगे? तो सबसे पहले वो b निकालना पड़ेगा। b कैसे निकालोगे? x इस वाले में से अगर माइनस कर दूं मैं, b माइनस a कर दूं, तो वो हमें क्या है, ये एक पैरेलल वेक्टर दे देगा। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारा इसकी तरह काम करेगा। ठीक है, तो अगर b हमें मिल गया है और एक हम इसका उठा लेंगे, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस लैम्डा, पैरेलल वेक्टर क्या है, b माइनस a। तो यही होती है इक्वेशन। अगर 2 पॉइंट गिवन है a और b तुम्हें, और तुम्हें लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो तुम्हें ये यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखूँ, x माइनस x1 डिवाइड बाय b माइनस a, तो x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय z2 माइनस z1। ये कार्टेशियन फॉर्म होती है। तो ये लाइन की इक्वेशन दोनों तरह से तुम्हें पता होनी चाहिए, किस तरह से हम निकालते हैं। अब ये तो पता लग गया तुम्हें 2 लाइन किस तरह से हमने डिफाइन करी। अब 2 लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालोगे? एक ये लाइन है, दूसरी हमारी ये लाइन है, मान लो। ठीक है, इस तरह से ये थीटा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने, ये पहली वाली लाइन है L1 और ये L2 है। L1 की इक्वेशन क्या है, R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। ठीक है, और R हमारी L2 की क्या है, A2 प्लस लैम्डा B2। यहाँ पे कुछ K है। ठीक है, K कांस्टेंट अलग है। तो ये दूसरी की इक्वेशन है, ये पहली वाली की इक्वेशन है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एंगल तुम्हें बताना है। तो B1 वेक्टर क्या है, जो इस लाइन की कोई पैरेलल है, इस वाली लाइन के जितने पैरेलल वेक्टर हैं वो B1 से दिखा रहे हैं हम। ठीक है, इस तरह से L2 के जो पैरेलल है वो B2 से दिखा रहे हैं। तो एक तरह से B1 B2 अगर हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो B1 डॉट B2 हमें क्या देगा, B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय, यहाँ पे हो जाएगा, अभी ये यहाँ पे खाली cos थीटा आ जाएगा, और cos थीटा से यहाँ पे ये इस तरफ आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से तुम cos थीटा निकाल सकते हो। ठीक है, तो थीटा तुम्हें मिल जाएगा, तो वो cos इनवर्स करके तुम निकाल लोगे। तो बेसिकली तुम्हें बस ये उठाने हैं, और इससे तुम्हें क्या मिल जाएगी, एंगल मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें बेसिकली इसके पैरेलल तो चाहिए, ये एंगल भी इसके इक्वली होगा, जो यहाँ पे बनेगा वो यहाँ बनेगा। तो B1 B2 के बीच में तुम एंगल निकाल दोगे, और 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना तुम्हें आता है। ठीक है, अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है 2 लाइन्स के बीच में। देखो लाइन क्या होती है, अब 2D के अंदर तो या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन 3D के अंदर स्क्यू लाइन्स और होती हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आया भी है, स्क्यू लाइन्स। स्क्यू लाइन्स का मीनिंग होता है कि ना तो वो इंटरसेक्ट करेंगी और ना वो पैरेलल हैं। जैसे ये ब्रश दिख रहा है, एक लाइन मान लो, और दूसरा ये है। ठीक है, तो ये 3D में इस तरह से है, तो ये कहीं इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही और कहीं पे ये मतलब ये पैरेलल भी नहीं है एक दूसरे के। तो ये स्क्यू लाइन्स है। इनके बीच में अगर मिनिमम डिस्टेंस मुझे बतानी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो वो डिस्टेंस कितनी होगी, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। मतलब 2 लाइन्स हैं, दोनों स्क्यू लाइन्स हैं, और उनकी इक्वेशन हमें गिवन है, यही है, मान लो यही दोनों गिवन है। ठीक है, और ये दोनों लाइन ना तो इंटरसेक्ट कर रही हैं और ना ही हमारी पैरेलल है। तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2, इसका मैग्नीट्यूड और इस पूरे का मोड लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएं, पैरेलल होंगी तो इनका B वेक्टर सेम रहेगा। ठीक है, तो ये बनेगा A1 प्लस लैम्डा B वेक्टर। ठीक है, और ऐसे A2 प्लस K B वेक्टर। ठीक है, B वेक्टर इनका सेम है, दोनों पैरेलल हैं। तब क्या होगा, तब हमारी जो डिस्टेंस होगी
बी वेक्टर डॉट, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस आएगा A2 माइनस A1 डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस पूरे का मैग्नीट्यूड। ये दो फॉर्मूले तुम्हें एज इट इज़ बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। ये तब है जब स्क्यू लाइन्स हैं, ये जब है दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो बी वेक्टर सेम है, तो इस तरह से होगा। ठीक है, दो लाइन पैरेलल है तो उनके बी वेक्टर जो होते हैं ना, उनके रेशियोज भी सेम ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें ये याद रखना है दोनों का डिस्टेंस का फॉर्मूला। यहाँ बेसिकली फॉर्मूला ही याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम आते हैं प्लेन पे। ठीक है, ये सब था लाइन का, तो लाइन का आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूलाज नहीं भूलने हैं, फॉर्मूला तुम्हें याद है तो वहाँ क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब प्लेन की हम बात करते हैं। कोई भी प्लेन हमें डिफाइन करना है 3D स्पेस के अंदर। ठीक है, तो ये कैसे डिफाइन करोगे? सबसे पहले तुम्हें एक पता होना चाहिए इनके नॉर्मल वेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर वेक्टर जो उसे हम नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। तो अगर डिफाइन कैसे करोगे, प्लेन की इक्वेशन हमें सबसे पहले डिफाइन करनी है। तो ये अगर ओरिजिन है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने डाला होगा, जहाँ से ही परपेंडिकुलर इस पर डलेगा प्लेन पे, वो जो डिस्टेंस है उसे अगर मैं d बोल दूँ, ठीक है, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमारी, और जो ये वेक्टर है ये n कैप है। जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इस प्लेन के वो n कैप है। ठीक है, तो कोई भी एक पॉइंट है जो हमें डिफाइन करना है इस पे x y z, ये r वेक्टर है। ठीक है, तो r डॉट n कैप, r डॉट n कैप तुम्हें हमेशा ये डिस्टेंस देगा ओरिजिन से जो उस प्लेन की है। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है, इससे कोई भी प्लेन डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर जो लाइन परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन कोसाइंस तुम्हें दे रखे हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर ही होता है। तो li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप और r है x y z, तो क्या हो जाएगा lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d। तो इस तरह से भी इक्वेशन डिफाइन हो जाती है। ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली अगर कंसेप्ट सारे पता है ना कि क्या डायरेक्शन कोसाइंस है, कौन सी लाइन के दे रखे हैं, तो तुम बेसिकली सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इस तरह से तुम कोई भी नॉर्मल वेक्टर दे रखा है उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, r से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस इक्वल टू रख दोगे, या किसी भी इक्वेशन तुम्हें दे रखी है उसे तुम इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर पा रहे हो तो तुम्हें डिस्टेंस भी मिल जाएगी परपेंडिकुलर कितनी है। ठीक है, तो एक तो हो गया ये। दूसरा है हमारा प्लेन की इक्वेशन, जब एक पॉइंट हो, अब यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन है पहले से, ठीक है, x1 y1 z1 इस प्लेन के अंदर है ना, और एक नॉर्मल वेक्टर तुम्हें दे रखा है, कोई भी n यूनिट वेक्टर नहीं है, n वेक्टर तुम्हें दे रखा है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस नहीं गिवन है। ठीक है, तो अभी तुम इस प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? तो बड़ा ही आसान है। ये कोई भी एक a है वेक्टर, ये a वेक्टर है, ये r वेक्टर है। ठीक है, अब इस प्लेन के अंदर एक वेक्टर मैं डिफाइन करूंगा इस तरह से, ये वाला। ठीक है, ये कैसे होगा? r माइनस a हो जाएगा। ये r माइनस a वेक्टर जो है इस प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। अब जो नॉर्मल वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा उस नॉर्मल वेक्टर के साथ तो ये जीरो आना चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो जीरो देगा, क्योंकि cos 90 जीरो हो जाएगा। तो ये तुम्हें दूसरा इक्वेशन, ये इससे तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगी प्लेन की। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट गिवन है तो उसे इसमें माइनस करो, नॉर्मल वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो ये तुम्हें इक्वेशन दे देगा प्लेन की। ये जब है जब एक पॉइंट गिवन हो। अब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट गिवन है। ठीक है, इस बार 3 पॉइंट गिवन है, ना नॉर्मल वेक्टर है ना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारा a है, ये कोई भी r है। ठीक है, ये r है, ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, मतलब 3 पॉइंट गिवन है और एक r कोई भी तुम्हें x y z डिफाइन करना है। ये तीनों के तुम्हें वेक्टर पता है, इसका a है, इसका b है, इसका c है। ठीक है, तीनों के वेक्टर गिवन है। अब तुम इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे? सबसे पहले तुम्हें एक वेक्टर ये लेना पड़ेगा a से r के साथ, ये क्या हो जाएगा? r माइनस a। ठीक है, अब लोगे तुम एक ये वाला a b वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? b माइनस a। ये सारे वेक्टर इस प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। अब एक लोगे तुम ये a c वाला वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? c माइनस a। ठीक है, अब देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर जब एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे इन दोनों का, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर के वेक्टर दे देगा। ठीक है, और ये r माइनस a जो है इस प्लेन का रिलाई कर रहा है, तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है। अब इससे क्या है? प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी तुम्हें बेसिकली बस एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है कि हमने तीनों वेक्टर निकाले और दो का कन्वर्ट करके एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लिया और पहले के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो 0 देगा, तो उससे क्या है? प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली फॉर्मूला याद रखने से ज़्यादा जरूरी है कि कंसेप्ट तुम ध्यान रखो
क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तुम डायरेक्टली एकदम ऐसे रखोगे वैल्यूज और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो ये है, जब 3 पॉइंट तुम्हें गिवन होंगे। अब प्लेन जो है इंटरसेप्ट कर रहा है। इंटरसेप्ट क्या होता है कि एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड कोई भी एक प्लेन है वो इस तरह से है हमारा, ठीक है। यहाँ पे एक्स पे a 0 0 है, y पे 0 b 0 है और z पे 0 0 c है। इंटरसेप्ट है ये इसके, ठीक है, इस प्लेन के। तो इक्वेशन क्या होगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, ठीक है। ये इस प्लेन की इक्वेशन होगी, ये तुम्हें याद रखना है। इंटरसेप्ट फॉर्म इसे हम बोलते हैं। अब प्लेन जो है हमारा एक इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, दो प्लेन्स के, उसकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि मान लो मेरे पास ये दो बुक हैं, ये दो प्लेन है, ठीक है। अब ये प्लेन इस तरह से जा रहा है और ये प्लेन इस तरह से जा रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन कहीं पे होगा और कोई प्लेन इस इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन मुझे बतानी है, ठीक है। तो पहले प्लेन की इक्वेशन मुझे गिवन है r डॉट n1 इक्वल टू d1, ठीक है। दूसरे की इक्वेशन मुझे गिवन है r डॉट n2 इक्वल टू d2। ये इक्वेशन दो प्लेन की गिवन है। अब इनका इंटरसेक्शन जो पास होगा उसकी इक्वेशन होगी r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, ठीक है। ये होगी, ये तुम्हें याद रखना है। कई बार क्या है कि उस इंटरसेक्शन के पॉइंट तुम्हें दे देंगे, तो तुम यहाँ पे n1 n2 सब रख के तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे, उस प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली तुम्हें बस ये याद रखना है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, जो भी प्लेन दे रखे हैं फिर उन्हें इसमें लिख दो, और तुम्हें फिर जो भी करना है तुम सब इसके साथ डील कर सकते हो बड़े आराम से। ये प्लेन की इक्वेशन तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से तुम्हें डायरेक्ट उठाना है, दो प्लेन है, इंटरसेक्शन वाली की इक्वेशन ये होगी। नेक्स्ट है हमारा कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स। अब दो लाइन है हमारी, वो एक प्लेन के अंदर ही लाई कर रही है, कैसे पता लगेगा, ठीक है। कई बार इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो दो लाइन हमें गिवन है, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, r इक्वल टू a2 प्लस k सम कांस्टेंट b2। ये दो लाइन है, हमें प्रूव करना है कि ये एक प्लेन के अंदर ही लाई कर रही हैं। तो कैसे पता लगेगा, तो मान लो ये हमारा प्लेन है, तो अगर ये वाली लाइन, ये वाली पहली वाली है जिसका b1 वेक्टर है जो पैरेलल है, दूसरी का b2 है, तो ये इसी प्लेन में के अंदर लाई कर रही हैं, तो a1 a2 भी इसी प्लेन में होगा। तो a2 माइनस a1 हमें क्या देगा, a2 माइनस a1 हमें एक और लाइन देगा जो इस प्लेन के अंदर ही है। उसका डॉट प्रोडक्ट अगर मैं b1 क्रॉस b2 के साथ कर दूं तो ये 0 आना चाहिए, क्योंकि b1 क्रॉस b2 एक परपेंडिकुलर वेक्टर देगा और a2 माइनस a1 प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, तो ये 0 आएगा। अगर ऐसा है तो हम कह देंगे b1 और b2 सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली बस तुम्हें इमेजिनेशन यूज़ करनी है, अगर कंसेप्ट सही पकड़ रहे हो तो तुम इसे आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा दो प्लेन के बीच में एंगल। तो दो प्लेन के बीच में हम एंगल कैसे निकालेंगे। अब देखो, प्लेन के बीच में एंगल निकालना है तो दोबारा से बुक्स उठा लेते हैं। इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर है n1 और इसके परपेंडिकुलर एक n2। तो अगर ये इस तरह से काट रही हैं तो जो एंगल इनके बीच में बन रहा है वही एंगल इनके नॉर्मल के बीच में ही बनेगा, ठीक है, सॉरी। तो जो एंगल प्लेन्स के बीच में है वही एंगल इनके नॉर्मल वेक्टर के बीच में है। तो अगर मैं नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल निकाल दूं तो वही हम प्लेन के बीच में एंगल से बोल देंगे, ठीक है। तो जैसे हमारी इक्वेशन है r डॉट n कैप इक्वल टू d, ठीक है। ये n1 है और r कैप डॉट n2 इक्वल टू d1, ये d2, ठीक है। दो प्लेन दे रखे हैं तो n1 n2 के बीच में एंगल निकाल देंगे। अगर एक नॉर्मल ऐसे भी दे रखी है, ठीक है, कोई नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं है, इस तरह से भी है, तो यहाँ पे क्या है कि तुम यूनिट वेक्टर से डिवाइड करोगे तब वो ओरिजिनल इक्वेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, n1 मैग्नीट्यूड n2 मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये किसके बराबर है, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर के। ऐसे cos थीटा निकालोगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से तुम सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगर ये यूनिट वेक्टर गिवन होते तो इनका मैग्नीट्यूड बस 1 हो जाता, तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट ही तुम्हें cos थीटा दे देता, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बस तुम्हें नॉर्मल लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, और तुम्हें पता ही है लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। तो जो लाइंस के बीच में एंगल है उनके परपेंडिकुलर वाले के वही प्लेन्स के बीच में एंगल है। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि एक प्लेन से एक पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो एक प्लेन से एक पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये बहुत ज़रूरी है।
इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना। कोई भी है हमारा, तो कंसेप्ट भी मैं बताऊंगा ताकि तुम्हें याद रहे, है ना। ये एक प्लेन है और एक पॉइंट है P, और ये प्लेन है, हमें ये डिस्टेंस बतानी है कि इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ठीक है, इस प्लेन पे। तो अगर इसे यहाँ पे ऐसे मानो, यहाँ पे है, ठीक है, ये पॉइंट। तो अगर ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, जो प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस है, वो मैं कैसे निकालता हूँ, r डॉट एन कैप इक्वल टू डी। अगर इस फॉर्म में मैं उस प्लेन की इक्वेशन को लिख देता हूँ तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस में से इसे माइनस कर दूं इस वाली को, तो मुझे ये वाली मिल जाएगी। तो होता क्या है कि यहाँ पे अगर ये वेक्टर a दे रखा है, ठीक है, इस पॉइंट तुम्हें दे रखा होगा a, तो इस प्लेन का जो भी नॉर्मल वेक्टर है n कैप, a वेक्टर डॉट n कैप तुम्हें देगा इस पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से, ठीक है। तो a डॉट n कैप तुम्हें मिल जाएगी ये डिस्टेंस, d माइनस a डॉट n कैप तुम्हें दे देगा ये पूरी इस प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी ये। तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, बेसिकली ये याद रखना है, वो कंसेप्ट मैं बता रहा था तुम्हें। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस अगर तुम्हें इस प्लेन से निकालनी है तो वो होगी d माइनस a डॉट n कैप, ठीक है। और यहाँ पे d क्या है, r डॉट n कैप, ये होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, बेसिकली फॉर्मूला बेस ही है। तो फॉर्मूला कैसे आया वो मैंने बता दिया ताकि तुम्हें ये याद रहे, ठीक है। मैं तो ऐसे ही रखता हूँ याद कि किस तरह से आ रहा है चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा एक लाइन और एक प्लेन के बीच में हमें एंगल बताना है। तो कोई भी एक लाइन गिवन है और एक प्लेन गिवन है, उसके बीच में एंगल हमें निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, तो देखो अगर यहाँ से एक लाइन जा रही है इस तरह से, ठीक है, इसके बीच में से जा रही है कहीं से, है ना, बीच में से निकल रही है, तो ये एंगल मान लो थीटा बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल वेक्टर होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल और इस लाइन के बीच में जो एंगल निकालूंगा मैं थीटा होगा। तो ये प्लेन और लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। तो बेसिकली ये 90 माइनस थीटा, पहले थीटा निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल वेक्टर मान लो n है जो इस प्लेन का गिवन है, और जो लाइन है उसका b वेक्टर गिवन है पैरेलल वाला, ठीक है। तो दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं तुम्हें पता ही है, डॉट प्रोडक्ट करो, डिवाइड बाय इनके मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हमें क्या देता है, cos थीटा दे देता है। अब हमें थीटा तो मिल गया, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos थीटा sin 90 माइनस थीटा होता है। तो ये तो सेम ही चीज़ है, तो यहाँ से 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इसका। तो हमें बेसिकली 90 माइनस थीटा ही चाहिए था, यही है लाइन और उसके बीच में एंगल। तो ये साइन इनवर्स होता है, नॉर्मल और उस पैरेलल लाइन के बीच में एंगल जो होगा उसका साइन इनवर्स लेना है तुम्हें। तो ये तुम्हें दे देता है 90 माइनस थीटा कितना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ये लास्ट था। तो आई होप तुम्हें ये सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे और सारे फॉर्मूला समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है, तुम जो नीचे ग्रुप आ रहा है उसके अंदर ऐड हो जाओ और वहाँ पे क्वेश्चन डालो। तो लास्ट चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी, उससे पहले मैं एक और चीज़ में बता देता हूँ। जैसे हम लास्ट में इनइक्वालिटीज़ पढ़ी थी, जहाँ पे हमने कर्व ड्रॉ किए थे कि इस लाइन के इधर होना चाहिए फिजिबल रीजन, और अगर 2-3 दे रखे हैं हमें तो हमने एक पर्टिकुलर निकाल दिया था कि ये फिजिबल रीजन हमारा आ गया है, ठीक है। मतलब ये इनइक्वालिटी दे रखी थी, उससे हमें सॉल्व किया था। अभी अगर तुमसे पूछा जाए कोई एक z फंक्शन दे दे, जैसे मान लो 9x + 2y, और तुमसे पूछे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ऑप्टिमल वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम या मिनिमम, तो ये तुम कॉर्नर पॉइंट्स उठाओगे हमेशा, ठीक है। जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं सब पे चेक करोगे तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इस पर एक आध क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक भी है, प्रोबेबिलिटी। तो अभी तक हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ी, जिसके अंदर था कि टोटल सैंपल स्पेस वगैरह की मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, कैसे होता है। तो पॉसिबल आउटकम्स ऊपर लिखते हैं, नीचे टोटल आउटकम लिख देते हैं, ये सैंपल स्पेस है पूरा। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशन रख दी है, मीन्स एक कंडीशन रख दी है, उसके बाद तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उससे क्या है कि टोटल सैंपल स्पेस जो है ना हमारा, वो एक लिमिटेड उसके अंदर चला गया है कि अब इतने से ही हमें करनी है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। एक फैमिली है 2 चिल्ड्रंस की, ठीक है, 2 बच्चे हैं एक फैमिली के अंदर। तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों लड़के हैं, ठीक है, और ये तुम्हें गिवन है कि एक लड़का है ही है, मतलब एक तो लड़का है ही है। तो पहले सैंपल स्पेस क्या था तुम्हारे पास, पहले सैंपल स्पेस था कि दोनों बॉय हो सकते हैं, पहला वाला बॉय दूसरा वाला गर्ल हो सकता है, पहला गर्ल दूसरा बॉय हो सकता है, और दोनों गर्ल। पहले ये था, ये टोटल सैंपल स्पेस था तुम्हारे पास। अभी क्या है कि तुमने कंडीशन दे दी कि एक लड़का है ही है, ठीक है। तो अभी तुम्हारा ये सैंपल स्पेस इतने में हो गया, ये गर्ल वाला फैक्टर चला गया, अभी 3 रह गए। तो अगर तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालो दोनों लड़के हैं, तो ये तो इस पहले वाले को 1 है पॉसिबल आउटकम, और टोटल आउटकम कितने हैं, ये 3 है। अब 4 नहीं है, अब ये 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। अब देखो ये तो एक हो गया नॉर्मल, मैंने जैसे सोच के रीजनिंग करके इस तरह से ऐसे है, वो तो हो गया। अब एक थोड़ा फॉर्मूला क्या है, मान लो इवेंट ई है कि दोनों के दोनों लड़के हैं,
और इवेंट एफ है कि एक उनमें लड़का है ही है, तो प्रोबेबिलिटी ई होने की अगर एफ हो रहा है तो वो होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी एफ। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है कि दोनों बॉयज है और एक लड़का है ही है, तो उसमें टोटल कितने आ रहे हैं, दोनों में कॉमन कितने हैं। तो खाली बॉयज का तो ये वाला है, और जिसके अंदर एक लड़का आ रहा है एफ क्या है हमारा, ये वाला है, ये है खाली। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक मिलेगा बस तुम्हें ये, तो ऊपर तो आ जाएगा 1। अब एफ क्या है कि एटलीस्ट 1 बॉय हो, तो उतने कितने हैं, 3 है ये रहे इसके अंदर, तो नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी पूछेगा 3/4 होगा नीचे वाले के लिए। पी एफ क्या है हमारी 3/4, क्योंकि 3 पॉसिबल आउटकम है डिवाइड बाय टोटल आउटकम। और बी बी की कितनी है हमारे यहाँ पे इवेंट की 1/4, तो यहाँ पे तुम रखोगे 1/4 और 3/4, तो इन द लास्ट तुम्हें वही मिलेगी 1/3। और ये हमने डायरेक्ट रीजनिंग से निकाली थी, वो भी 1/3 थी। तो बेसिकली तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, सैम्पल स्पेस का तुम्हें सेट बनाना है, इंटरसेक्शन निकालना है, उसकी जो हमारी कंडीशन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस फॉर्मूले के अंदर रखना है और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली अब तुम्हें एक सैम्पल, हमने एक क्वेश्चन कर लिया तो तुम्हें समझ में आ गई होगी व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि अगर थोड़ा दिमाग लगाने बैठोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन अगर तुम डायरेक्ट इस थ्योरम का यूज़ करोगे तो तुम्हें काफ़ी जल्दी से हो जाएगा। जैसे मान लो 52 पत्ते हैं कार्ड के, ठीक है, ताश के, उसमें से 3 पत्ते तुमने निकाल रहे हैं, पहले एक पत्ता निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला। ठीक है, अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पहले वाले पे किंग आया है, दूसरे पे किंग आया है, तीसरे पे एस आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें बतानी है। ठीक है, ये क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट, पहले एक कार्ड निकाला उसे एक तरफ रख दिया, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, विदाउट रिप्लेसमेंट तुम इसे निकाल रहे हो। तो पहला इवेंट ये है ए, दूसरा बी है इवेंट, तीसरा सी इवेंट है, तो तुम्हें निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। ठीक है, क्योंकि ये तीनों एक साथ आने चाहिए तभी तो प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये होती है पी ए, पहले से लिखोगे, उसके बाद पी ए की प्रोबेबिलिटी, मतलब सॉरी बी की प्रोबेबिलिटी जब ए होगा, और पी सी की प्रोबेबिलिटी जब ए बी होगा। ये से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं। इसमें अगर और भी इवेंट होते तो ये कंटिन्यूसली सीरीज चलती रहती। जैसे पी ए इंटरसेक्शन बी अगर तुम्हें निकालना है तो वो है पी ए, उसके बाद पी बी अगर ए होगा, तो ये होती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, तो ऐसे तुम इसे लिख सकते हो। वहीं ये किसके इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, पी बी पी ए बी। कैसे, तुम उस फॉर्मूले से याद करो, यहाँ पे क्या था, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हें ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। अब इसका यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर क्या है, 52 पत्तों में से 3 कार्ड निकाले हैं हमने विदाउट रिप्लेसमेंट। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किंग किंग और एस निकलने की। ठीक है, तो हमने 3 इवेंट मान लिए, तो हमने तीनों इवेंट का ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले पी ए हमें निकालना है। पी ए क्या है, पहला किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 4 किंग है टोटल, तो 4/52 हो जाएगी। 4 में से 52 पत्ते में से 4 तो हो सकते हैं किंग। अब दूसरा, पहला हो गया, अब हमें क्या है, दूसरा है बी होने की प्रोबेबिलिटी अगर ए होगा तो बी क्या है, दूसरा किंग होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो गया पहले वाला, तो मतलब एक किंग तो निकल गया, तो 4 में से 3 रह गए, और 52 पत्तों में से 51 पत्ते रह गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारी किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/51। ठीक है, अब तीसरा क्या है, सी एस होने की प्रोबेबिलिटी अगर ए भी हुए हैं, तो ए भी हुए हैं मीन्स 2 पत्ते निकाल चुके हैं, 2 पत्ते निकल चुके हैं, तो मतलब 49 टोटल बचे, और अभी बादशाही तो निकले थे, तो इक्के कितने हैं, 4 हैं, तो ये हो जाएगा 4/49। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम यही है कि मल्टीप्लाई होती चली जाती है, और ये तुम्हें दे देगा प्रोबेबिलिटी इसकी के ए की। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें याद रखना है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी एक और चीज़ है, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, 2 इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अगर इक्वल है हमारा पी ए मल्टीप्लाई पी बी के, इसी को तुम यूज़ करोगे हर जगह। अगर बोल दिया ना 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो ये इक्वल टू होगा इसके। तो गाइस यहाँ पे 50 था, क्योंकि जब 2 कार्ड निकालेंगे तो 50 बचेंगे ना, तो यहाँ पे टोटल 50 हो जाएगा। तो बेसिकली ये था। अब देखो ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला हो गया। अगर तुम्हें थोड़ा इजीली सॉल्व करना है ना डायरेक्ट रीजनिंग से, तो कैसे करोगे, तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पहला कार्ड निकालना है। तो पहला कार्ड जब तुम निकालोगे तो 4 हमारे किंग है, तो 4p1 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तुमने पढ़ा था, एक कार्ड हमें निकालना है। दूसरा कार्ड अब तुम्हें निकालना है, 3 कार्ड बचे हैं, तो 3 में से अब एक कार्ड निकालना है, क्योंकि किंग तो 3 ही बचे ना। अब एक एस निकालना है, तो 4 एक क्या है हमारे पास, 4 में से एक निकालना है, तो ये 3 पत्ते आ गए बाहर हमारे। अब टोटल 3 के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, कितने बन सकते हैं, तो 52 टोटल कार्ड्स हैं, तो 52p3 एक ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। अब यहाँ तुम देखोगे 4p1 भी 4 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है,
डिवाइड बाय 52p3 तुम्हें देगा 52 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 50। देखो यही चीज़ तुम्हें मिल गई यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो डायरेक्ट रीजनिंग से भी तुम कर सकते हो अगर तुम्हारी अच्छी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो तुम कर सकते हो। बाकी ये तो है ही हमारा मल्टीप्लिसिटी फार्मूला, तो जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो उसमें तुम सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है बेस फार्मूला। ठीक है, अब बेस फार्मूला क्या है भाई, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक बैग 1 है जिसके अंदर 3 रेड बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, एक बैग 2 है जिसके अंदर 5 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, अब ये तुम्हें गिवन है। अब एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि तुमने कोई एक बॉल निकाली, ठीक है, और तुम्हें पता लग गया कि वो रेड बॉल है। तुम्हारे हाथ में तुम्हारी बॉल आ गई, वो रेड बॉल है। अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बैग 2 से निकाली गई है। ठीक है, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसे सॉल्व करने के लिए हम बेस थ्योरम का यूज़ करते हैं। बेस थ्योरम क्या है? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी उसे हम बोलते हैं। तो हमें पी रेड बॉल, मतलब हमें पता है कि रेड बॉल है, बैग 2 से निकालना इवेंट मान लो 2 है, तो पी या इसे हम इवेंट ई मान लेते हैं जिसमें बैग 2 से निकालना है। तो ई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर रेड बॉल निकलती है तो? ठीक है, तो ई क्या है? बैग 2, और एफ मान लेते हैं हम बैग 1। ठीक है, तो पी ई होने की प्रोबेबिलिटी अगर आर निकलेगा तो यहाँ पे क्या है? पी ई इंटरसेक्शन आर डिवाइड बाय पी आर। अब ये फॉर्मूला है, तो अब पी आर कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे हम बेस थ्योरम यूज़ करते हैं। बेसिकली तुम ये याद रखो, कोई भी एक इवेंट है ए, अब वो E1 के साथ भी हो सकता है, E2 के साथ भी हो सकता है, E3 के साथ भी हो सकता है, E4 के साथ भी हो सकता है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी एक इवेंट को अगर तुम्हें लिखना है, पी ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है पी ए इंटरसेक्शन E1 प्लस पी ए इंटरसेक्शन E2। जितने भी इवेंट है सब यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसे निकलती है कुछ भी पी ए। तो इस तरह से यहाँ पे तुम्हें पी आर निकालनी है। अब पी आर कैसे निकलेगी? पी आर हमारी होगी कि रेड निकल रही है, या तो बैग 1 से होगी या बैग 2 से होगी। तो पी आर इंटरसेक्शन ई प्लस पी आर इंटरसेक्शन एफ। ई क्या है? बैग 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है, और एफ क्या है? बैग 2 के लिए है। तो अब यहाँ पे पी आर ई कैसे निकालोगे तुम? यहाँ पे इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी ई पी आर ई ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि आर इंटरसेक्शन डिवाइड बाई आर ई, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही मैं इसे भी लिख सकता हूँ, पी यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी एफ और पी आर एफ ऐसे लिख सकता हूँ। तो अभी यहाँ से पी आर हमें यहाँ से मिलेगी, और पी इंटरसेक्शन आर जो है हमारी वो यही होगी। तो इसे मैं ऊपर लिख दूंगा और यहाँ पे इसे निकाल दूंगा। तो बेसिकली हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है। अब देखो इसे सॉल्व करना कितना आसान है। जो प्रोबेबिलिटी है हमारी ई इवेंट की, ई इवेंट क्या है कि बैग 1 को सिलेक्ट करना। अब 2 बैग है हमारे पास, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ हाफ है, तो पी ई सिंपली हाफ है। ठीक है, अब रेड सिलेक्ट करने की अगर ई है हमारा, ई क्या है? बैग 1 है, तो बैग 1 के अंदर कितनी है हमारी? आर जो हमारी है रेड 3 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 3/7 हो जाएगी। प्लस अब बैग 2 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो भी हाफ है। मल्टीप्लाई रेड होने की प्रोबेबिलिटी अगर बैग 2 है तो 5/11 हो जाएगी सिंपली। अब देखो ये तो हमें मिल गई, ये कितनी है? 3/14। तो 3/14 ऊपर आ जाएगा क्योंकि ऊपर वाला ये तो सेम ही है ना। तो 3/14 डिवाइड बाय 3/14 मल्टीप्लाई 5/22। ये सॉल्व करके तुम देखोगे तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी बैग 2 होने की अगर रेड बॉल आई है तो। आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर हुई होगी। बेसिकली तुम्हें ये याद रखनी है बस कि जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं ना, तो वो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी उसके इंटरसेक्शन से मिलती है। जैसे मान लो कुछ कोई एक स्ट्राइक हुई है और कोई एक काम होना है, तो वो काम होने की प्रोबेबिलिटी जब स्ट्राइक हुई है, और वो काम नहीं, मतलब काम होने की प्रोबेबिलिटी जब स्ट्राइक नहीं हुई है। ठीक है, तो मान लो वर्क डब्लू से मैं दिखा रहा हूँ, तो डब्लू होने की प्रोबेबिलिटी जब स्ट्राइक नहीं हुई है प्लस डब्लू होने की प्रोबेबिलिटी जब स्ट्राइक हुई है। ठीक है, तो पी डब्लू क्या है? पी डब्लू इंटरसेक्शन स्ट्राइक प्लस पी डब्लू इंटरसेक्शन स्ट्राइक नॉट। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे तुमसे इस तरह से क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं कि बताओ कि काम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब वो स्ट्राइक नहीं हुई हो तब। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो तुम्हें बेसिकली बेस थ्योरम यूज़ करनी है। और बेस थ्योरम बस इतनी सी है, अगर तुम्हें ये चीज़ याद है ना तो तुम ये सारा कुछ सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये फॉर्मूला तो तुम कहाँ से लिखोगे? जब क्वेश्चन में बोला होगा ना कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो जब ये हुआ होगा, तो तुम इस फॉर्मूले को तुम वहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद जो नीचे जो आएगा वो तुम्हें इससे मिलेगा बेस थ्योरम से। तो उसे तुम्हें यहाँ सॉल्व करना है, उनमें से एक ऊपर वाला ही होगा, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है वैल्यूज। ये सब की सब बहुत आसानी से निकल जाएगी अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है तो।
इसे तुम्हें इस तरह से लिखना है बस, ठीक है, क्योंकि देखा किस तरह से मैंने इंटरसेक्शन को यहाँ पे लिखा हुआ है, उस तरह से तुम्हें यहाँ पे सबको लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास रैंडम वेरिएबल, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मान लो 2 कार्ड है, वो एक साथ निकाले गए 52 पत्तों में से, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, वेरिएंस निकालना है किसका, नंबर ऑफ किंग्स का, नंबर ऑफ किंग्स का निकालना है। क्या, मीन, वेरिएंस। अभी क्या है मीन, वेरिएंस किसका निकालना है, तो रैंडम वेरिएबल यहाँ पे क्या है, तो नंबर ऑफ किंग्स है यहाँ पे रैंडम वेरिएबल। अगर तुम 2 कार्ड निकाल रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि उसमें दोनों में से किसी पे भी किंग ना आए, तो किंग आने का एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मीन्स नो किंग, क्योंकि एक्स क्या है, नंबर ऑफ किंग दिखा रहा है। अब मान लो पहले पे मतलब 1 पे किंग आ गया है, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर दोनों में किंग आया तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ किंग्स, क्योंकि यहाँ पे पूछा है किसका, मीन, वेरिएंस किसका पूछा है, किंग का। तो यहाँ x क्या है, 0, 1, 2। एक तरह से स्टैटिक्स में पहुंच जाओ अब तुम, तो x क्या है, 0, 1, 2 वैल्यू ले सकता है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है px की, ठीक है, 0 पे, 1 पे, 2 पे। तो 0 पे कैसे निकालोगे, मीन्स दोनों कार्ड क्या है, दोनों में कोई सा भी किंग नहीं है, तो 48 बचे 52 में से, 48c2, दो के जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और टोटल कितने बन सकते हैं, 52c2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, ये है हमारी px0 की। अब px1 की कितनी है, मतलब एक हमारा किंग होना चाहिए, तो वो क्या होगी, px=1 की क्या होगी हमारी, एक तो हमने लिया किंग में से, और बाकी कहाँ से है, जो दूसरा वाला कार्ड है वो है हमारा बाकी बचे हुए पत्तों में से, ठीक है। तो ये होगी px1 की। अब दोनों के दोनों किंग हैं, तो वो कितनी होगी, हमारे 4c2 बन जाएगा कॉम्बिनेशन, ठीक है, 4 में से जितने भी बन सकते हैं, डिवाइड बाय 52c2, ठीक है। ये हो गई x=2 की। अब देखो तीनों प्रोबेबिलिटी तो मिल गई, तो यहाँ पे क्या है, p0, p1 की प्रोबेबिलिटी है, p2 की प्रोबेबिलिटी है। अब ये टेबल बन गई हमारी, ठीक है। अब तुमसे पूछा है मीन निकालो, तो मीन का फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें मीन की वैल्यू निकालनी है, x की मीन निकालना है, तो मीन क्या होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करनी है बस तुम्हें, ठीक है। तो xi pxi, और सम होता है, यहाँ पे i कहाँ से है, 0 से लेके जितने भी हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उतने तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई p0 प्लस 1 मल्टीप्लाई p1 प्लस 2 मल्टीप्लाई p2, ये तुम्हें क्या दे देगा, मीन दे देगा, ठीक है। बेसिकली तुम्हें याद रखना है, ये एवरेज दे देगा। तो अब तुम्हें एवरेज मिल गया। अगर तुमसे पूछा है कि वेरिएंस निकालो, तो वेरिएंस हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, इसके लिए मैं तुम्हें सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे सिग्मा स्क्वायर होता है, इसे हम वेरिएंस बोलते हैं। इसके लिए हमारा फॉर्मूला है सिग्मा xi स्क्वायर pxi, ठीक है। जैसे यहाँ पे कर रखा है, तो यहाँ पे एक और टेबल बना लो जहाँ पे स्क्वायर है हमारा, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, 4, 2 का 4। तो अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके एक और टेबल बना लो यहाँ पे, जैसे स्टैटिक्स में करते हैं ना, बेसिकली वही करना है। xi स्क्वायर pxi की जो भी वैल्यूज आ रही है उनका सबका सम लेना है, माइनस जो भी हमारा मीन आया है उसका स्क्वायर। तो ये तुम्हें क्या दे देगा, ये फॉर्मूला तुम्हें वेरिएंस दे देगा, ठीक है। अब तुम्हें अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, तो इसका तुम अंडर रूट कर दोगे, माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, ठीक है। और मीन कैसे लेना है मैंने बता ही दिया, सारी वैल्यूज उनकी प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली यही होता है मीन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे इनका स्क्वायर और pxi की वैल्यू जो टेबल बनेगी वो आ जाएगी। तो बेसिकली हम स्टैटिक्स के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे x की वैल्यू तुम्हें यहाँ से मिलेगी, रैंडम वेरिएबल निकालना आना चाहिए बस तुम्हें। जैसे यहाँ पे किंग्स था, तो किंग या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकता है, या दोनों कार्ड्स पे किंग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल थी, इनकी प्रोबेबिलिटी ये आई। उसके बाद ये टेबल मिल गई। अब से तुम मीन, एवरेज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सब निकाल सकते हो, क्योंकि टेबल से तुम्हें निकालना आता है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये तो समझ में आ गई होगी बात, सब कुछ निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास बर्नौली ट्रायल्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करना ईजी बात नहीं है। तो बर्नौली ट्रायल्स क्या है, देखो सक्सेस और फेलियर वाली बात है यहाँ पे। मान लो कि 10 बार एक कॉइन उछाला गया, ठीक है, 10 टाइम्स एक कॉइन उछाला गया। तो इसमें क्या है कि मैं सक्सेस या फेलियर डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं सक्सेस को डिफाइन करता हूँ नंबर ऑफ हेड। सक्सेस क्या है, नंबर ऑफ हेड, ठीक है। अगर बोला जाए कि एक सक्सेस मिली है, ठीक है, एक सक्सेस मिली है मीन्स 10 बार उछाला है, 10 में से बस एक बार हेड आया है, ठीक है। तो तुम उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, मीन्स x क्या है यहाँ पे, मान लो सक्सेस है, तो x=1 हो सकता है, x=0 सक्सेस हो सकती है,
एक्स इक्वल 2 सक्सेस हो सकती है, मैक्स से मैक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है 10 सक्सेस हो सकती है, ठीक है। तो हर एक पे तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है कि 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 की कितनी है, 2 की कितनी है। सक्सेस क्या है, नंबर ऑफ हेड। तो मान लो हमें निकालनी है कि एक सक्सेस हुई है हमारी, तो तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है Q प्लस P की पावर n। या n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, Q क्या है हारने की प्रोबेबिलिटी, P क्या है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर एक ट्रायल पे। तो एक बार हमने जब कॉइन उछाला तो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, हारना मतलब टेल आना, और सक्सेस मीन्स हेड आना। तो हारना प्लस जीतना उसकी पावर जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। अब तुम्हें अगर कुछ भी निकालना है कि 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस, बस तुम्हें उसकी यहाँ पे अब ये बाइनोमियल से जो खोलते हैं ना वो लगा देना है बस। 10CR 1/2 10 माइनस आर 1/2 R। तो ये फॉर्मूला तुम्हें प्रोबेबिलिटी दे देगा जो भी तुम एक्स रखोगे उसकी, मतलब आर पे। तो अगर 0 सक्सेस है तो यहाँ पे 0 रख दो आर की जगह, तुम्हें 0 की मिल जाएगी। 10 मतलब 10 के 10 हेड आए हैं तो यहाँ पे 10 रख दो, 10 की मिल जाएगी तुम्हें। बस ये याद रखना कि यहाँ पे डिफीट की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब देखो इसका एक एग्जांपल लेता हूँ बहुत अच्छा सा। 10x है, मीन्स x जितने भी हैं उसमें से 10 एग निकाले गए हैं, उसमें से 10% डिफेक्टिव है। मान लो 100x है, उसके अंदर तुम्हें पता है कि इसके 10% मीन्स 10x जो है डिफेक्टिव है। इन 100x के अंदर 10 एग डिफेक्टिव है। अब इन 100 में से 10 एग हमें निकालने हैं। हर एक निकालोगे और उसे वापस रख दोगे, फिर दूसरा निकाल के देखोगे, फिर उसे वापस रख दोगे, फिर तीसरा निकाल के देखोगे, फिर उसे वापस रख दोगे। मीन्स 10 ट्रायल्स हो रहे हैं एक तरह से, क्योंकि 10 के 10 सेम हो रहे हैं ना, क्योंकि वापस से हम रख दे रहे हैं, रिप्लेसमेंट के साथ हो रहा है काम। तो ये 10 ट्रायल्स हो रहे हैं। अब हमसे पूछा है कि उनमें से एक डिफेक्टिव होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। तो अगर हम डिफेक्टिव होना सक्सेस मान लें तो x = 1 की प्रोबेबिलिटी प्लस x = 2 की प्रोबेबिलिटी सबकी निकालनी है, क्योंकि एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव। तो 2 भी डिफेक्टिव हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 10 के 10 भी डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो हमें सबको ऐड करना पड़ेगा, तो ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर हम निकाल दें 0 की कि कोई डिफेक्टिव नहीं है, तो 1 में से माइनस कर देंगे, इन सब क्या मिल जाएगी हमें वैल्यू कितनी है। तो हम 0 डिफेक्टिव है मतलब सक्सेस कितनी है 0 है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ पे हर एक एग को अगर तुम निकाल रहे हो तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सक्सेस का मीन्स डिफेक्टिव है। तो 100 में से डिफेक्टिव कितने हैं 10, ठीक है। तो 10/100 ये क्या तुम्हें देगा, ये तुम्हें देगा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। अब हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो डिफेक्टिव ना हो, तो वो क्या होगा 9/10। तो अभी मैंने बताया था हार प्लस जीत करनी है तुम्हें बस। हार क्या है हमारी 9/10, जीत क्या है तुम्हारी 1/10, ठीक है। अब इसकी पावर कितनी है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 10। अब तुम्हें 0 की वैल्यू निकालनी है कि 0 सक्सेस हुई है हमारी, 0 डिफेक्टिव हुआ। तो 10C0 9/10 10/0 10 1/10 की पावर 0, ये है तुम्हारी 0 डिफेक्टिव की। अब तुमसे पूछा है कि एटलीस्ट 1 डिफेक्ट, तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा, तो 1 में से माइनस कर देंगे। 10C0 तुम्हें क्या देगा 1 देगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10/0 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो 1 दे देगा। तो 1 माइनस और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/10 की पावर 10। तो ये है तुम्हारा आंसर, ये 1 माइनस 9/10 की पावर 10। तो आई होप तुम्हें ये बर्नौली ट्रायल्स किस तरह से हम यूज़ करते हैं, मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि तुम्हें समझ में आए, बाकी तुम्हारे ऊपर है। तो यहीं पे हमारी पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट होता है। अगर तुम लोगों को समझ में आया तो हमने फीडबैक वगैरह दे सकते हो। बाकी अब हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, उसकी हम सीरीज स्टार्ट करेंगे 1 जुलाई से। तो तुम लोग ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो भी लिंक नीचे आ रही है, वहाँ पे जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, जिस भी तरह की तुम्हें हेल्प चाहिए सब प्रोवाइड की जाएगी। बाकी चलिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।